तो बेटा क्या बोल रहे हैं, एनसीआर इज इक्वल टू एनसी एन माइनस आर, मतलब एन में से आर चीजों को सिलेक्ट करने के जितने तरीके हैं उतने ही तरीके एन में से एन माइनस आर चीजों को सिलेक्ट करने के भी। तो ये सिलेक्शन का जो तरीका हमारे पास है, जो मैं अभी बता रहा हूं आपको, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन में मैं दो बातें, ये मतलब पहली वाली बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने अभी डिस्कस किया आपसे, कि दैट एनसीआर इज इक्वल टू एनसी एन माइनस आर, बहुत बार यूज करते रहेंगे। ठीक है, अब अगली चीज आती है सेकेंड, दूसरी प्रॉपर्टी, दैट इज एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन, दिस इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। ठीक है, मैं प्रूव भी करवा देता हूँ इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेके, बट पहले समझना ठीक कैसे हम अप्रोच करेंगे इसे। ठीक है, मैं राइट साइड में इन प्रॉपर्टीज के प्रूफ बताता चल रहा हूँ। दैट इज एनसीआर दिस प्लस एनसीआर माइनस वन। प्लस का मतलब किससे होता है, और से होता है, मतलब एन चीजों में से आर चीजों को सेलेक्ट कर रहे हो, या एन चीजों में से आर माइनस वन चीजों को सिलेक्ट कर रहे हो, या मतलब और, तो उसको कैसे लिखोगे आप, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन से। दिस वैल्यू इज इक्वल टू एन प्लस वन चीजों में से आर चीजों को सिलेक्ट कर रहे हो, राइट। तो ये बात आपने लिखी, तो एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन, दिस वैल्यू इज इक्वल टू, ब्रेक करो आप फॉर्मूले से, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, और दिस प्लस n factorial and that divided by r minus 1 factorial and this into n minus r plus 1 factorial, राइट। ये चीज निकल के आ गई। अब गौर से देखना, मैं अगर इन दोनों से कुछ कॉमन लूं तो मुझे n फैक्टोरियल एक तो कॉमन मिलता हुआ दिख रहा है, और क्या कॉमन मिल रहा है, दिस डिवाइडेड बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन मिल रहा है डिनोमिनेटर में, क्योंकि r फैक्टोरियल को क्या लिखा जा सकता है बेटा, r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल, राइट। बात मेरी शायद सबको समझ में आई होगी, थोड़ा नीचे लिख लेता हूं यहाँ पे। और n माइनस आर फैक्टोरियल है, और यहाँ पे ये n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल है, मतलब n प्लस वन माइनस आर का फैक्टोरियल है। तो इसको अपन कैसे लिखते हैं, n प्लस वन माइनस आर दिस इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल, राइट, ऐसे लिख सकते हैं। अब जरा देखो कॉमन कौन कौन सी टर्म्स मुझे मिल गई, न्यूमरेटर में तो कॉमन मिल गया n फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में कॉमन मिल गया क्या, r माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल, और जो टर्म बच गई अंदर वो क्या बच गई, पहले से आपको 1 अपॉन आर मिल गया और दूसरे से क्या मिल गया, 1 अपॉन n प्लस वन माइनस आर मिल गया। ले लो एलसीएम, क्या वैल्यू मिल जाएगी, n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस वन फैक्टोरियल दिस इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। जब आपने एलसीएम लिया तो यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी n प्लस वन माइनस आर प्लस आर दिस डिवाइडेड बाई r into n plus 1 minus r. This is our value. This r and this r they are eliminated. We get n plus 1 into n factorial. तो ultimately कितना आ जाएगा, ऊपर n plus 1 into n factorial, ये वाला r और ये r minus 1 factorial एक साथ लिख लिया मैंने। ठीक है, तो कितना हो गया, r into r minus 1 का फैक्टोरियल, मतलब मैं प्रूफ बता दे रहा हूँ ऐसा क्यों हो रहा है, एंड दिस माइनस r into n माइनस r का फैक्टोरियल। अगर आप इनको क्लब करते हो तो ये इजीली इस फॉर्मेट में लिखे जा रहे हैं, कैसे, दिस इज इक्वल टू, ऊपर तो आ गया n प्लस वन फैक्टोरियल, नीचे आ गया एक r फैक्टोरियल, और अगला क्या आ गया, n प्लस वन माइनस आर का फैक्टोरियल। आई बात सबको समझ में, हाँ या ना बताना बेटा। ठीक है बेटा, इतनी बात सब लोग समझ रहे हो, भाई बताओ हाँ या ना। यस सर। वेरी गुड। और ये वाली टर्म अपने पास कितनी आ गई, n प्लस वन सी आर, दैट इज और वैल्यू। तो यही प्रूफ था इस सेकंड वाले रिजल्ट का। ठीक है, ये फर्स्ट रिजल्ट का प्रूफ। तो बहुत बेसिक टर्म्स है, इंपॉर्टेंट भी है, ये ध्यान रखनी कैसे करना है आपको। अब अगला थर्ड पॉइंट आता है कि एनसीआर की वैल्यू ग्रेटेस्ट कब होती है, दिस इज ग्रेटेस्ट व्हेन, बताओ। अब बातें ना दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है कि एन जो है ना जिससे हम इसे सेलेक्ट कर रहे हैं वो इवन है या ऑड है। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं इफ एन इज इवन, तो आपके पास इस एनसीआर की ग्रेटेस्ट वैल्यू, मतलब इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू जो मिलेगी, वो जो मैंने बोला सपोज की ग्रेटेस्ट वैल्यू बेटा एम है, राइट, दिस इज सपोज कैपिटल एम, देन दिस कैपिटल एम इज इक्वल टू एन सी एन बाई
अगर क्या n आपका इवन होता है। दूसरी कहानी, अगर आपका n ऑड होता है, ठीक है, तो अगर n ऑड होता है तो उस केस में क्या कहोगे, दो पॉसिबिलिटीज मिल जाएंगी। एक तो मिल गई क्या, nc, लिख लेते हैं यहाँ पे n इज ऑड, in this situation that capital M has two possible value nc n minus 1 by 2, or you may say this nc n plus 1 by 2। मैंने और क्यों लिख दिया बेटा, बिकॉज मुझे पता है दोनों वैल्यू सेम होंगी। क्यों होंगी, बिकॉज हमें फर्स्ट प्रॉपर्टी पता है nc r इक्वल टू nc n माइनस r, तो nc n माइनस 1 by 2 दिस इज इक्वल टू nc n प्लस 1 by 2। आप चाहो तो चेक कर लो, क्योंकि n प्लस 1 by 2 जो है ना उसको कैसे लिखते हैं, n माइनस 1 by 2, राइट। बात समझ में आई बेटा, बताओ जो मैंने बोली अभी। हाँ जी बच्चों बताना, वेरी गुड। भाई आयुष्मान समझ में आ रही है, आयुष? सर हाँ बोलो। सर एक बार ये ऑड वाली जो आपने बात कही उसको रिपीट कर दो प्लीज। देखो बेटा, जब हम करते क्या है, मैं तुम्हें छोटा सा दो एग्जांपल छोटे से देता हूँ नेक्स्ट पेज पे, उसके बाद ही इसको ही देख लेते हैं अपन लोग कि क्यों हुआ ऐसा। जैसे मेरे पास सपोज ये है, 3 से मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ एक बार, तो मैंने 3C0 देखा, फिर देखा 3C1, फिर देखा 3C2, फिर देखा 3C3। तो यहाँ पे n जो है ना 3 है, तो कैसा है, ऑड n है। तो जो ये दो मिडिल टर्म मिल रही है ना, ये आपको मैक्सिमम वैल्यू देंगी। अब इनकी वैल्यूज निकालो, 3C0 की वैल्यू 1, 3C3 की वैल्यू 1, 3C1 की वैल्यू कितनी आ गई 3, और 3C2 की वैल्यू भी कितनी आ गई 3। तो 3 और 3 सेम है ना। तो देखो जरा क्या आ रहा है, n माइनस 1 बाई 2 और n प्लस 1 बाई 2। तो n माइनस 1 बाई 2 का मतलब 3 माइनस 1 बाई 2, तो ये तो आ गया 1, ठीक है। और ये क्या आ चुका है, n प्लस 1 बाई 2 दैट इज 3 प्लस 1 बाई 2, दिस इज इक्वल टू 2। तो आपको 3C1 मिला है और एक मिला है 3C2, तो इन पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। क्षितिज समझ में आई बात? यस सर। ओके यस सर। गुड। इसकी जरूरत नहीं है बेटा लिखने की, तो मैं जस्ट छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा था तुम्हें, इसे जस्ट समझते चलना। अब अगला काम मैं क्या कर रहा हूं, इसी के अंदर थोड़ी थोड़ी बेसिक चीजें याद रखेंगे जिनके फॉर्मूलाज में बताने वाला हूं। पहला तो मेरे पास आ गया, इसी के अंदर प्रॉपर्टी नंबर 4 लिख लो इसे, कि NC0 का वैल्यू और NCN का वैल्यू सेम होता है, क्योंकि NCR इक्वल टू NCN माइनस आर, सो NC0 इक्वल टू NCN माइनस 0, एंड दीज टू वैल्यूज इक्वल टू 1। अब अगर अपन निकालते हैं, ये तो पहला टर्म हो गया इसके अंदर। दूसरा केस, NC1 दिस इज इक्वल टू NCN माइनस 1, ये दोनों वैल्यू सेम, कितनी हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू n। समझते चलना आप। अगला टर्म मैंने लिखा NC2 दिस इज इक्वल टू NCN माइनस 2, दोनों की वैल्यू सेम, एंड दिस वैल्यू इज n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। फिर अगला आता है NC3 this is equal to NCN minus 3, and that value is equal to n into n minus 1 this into n minus 2। मतलब ये पैटर्न याद रखोगे अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो यहां से अगर अपन बोल देते हैं NCR, तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, n into n minus 1 this into n minus 2 and so on it goes till n minus r plus 1, right, and that divided by r factorial। आई बात सबको समझ में, बताना हाँ या ना। तो ये फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए एनसीआर के लिए। अब इसको हम पुट कर करके सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं, और तुम्हें पता है, एक मिनट, इसे बॉक्स बनाने से पहले एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर भी है, तो दोनों की वैल्यू इसी की इक्वल आएगी। तो जैसे ही तुम्हें कभी दिखता हो ना बड़ा टर्म नीचे, तो उसे छोटे टर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे निकालना है 100C98, तो तुम मुझे बताओ क्या वैल्यू होगी। This can be written as 100C2, 100 minus 98, क्या NCR इक्वल टू NCN माइनस आर। और NC2 कैसे लिखते हैं, 100 इंटू 100 माइनस 1 एंड दैट डिवाइडेड बाई 2। ये 50 टाइम्स चला गया, तो आपका आंसर आ गया 50 इंटू 99। तो ये कैलकुलेशंस कम करने के तरीके, राइट। समझ रहे हो सब लोग, बताना भाई, इतनी बात क्लियर।
हाँ जी यस बच्चों, सर। वेरी गुड, यस सर। वेरी गुड। सो बेटा अगली प्रॉपर्टी आती है कि कभी अगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिफ्थ वाली भी जो मैं अगली लिख रहा हूँ, कि मेरे पास अगर एनसीआर है तो मैंने क्या किया, एक सफिक्स में से n लिया है कॉमन और प्रीफिक्स में से r कॉमन लिया, तो मुझे मिल गया n माइनस वन सी आर माइनस वन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। क्या किया, सफिक्स में से एक n लिया और प्रीफिक्स में से एक r लिया, तो ऊपर n माइनस वन बचे और नीचे r माइनस वन बचे। मतलब क्या हुआ, एनसीआर n में से r चीजों का सिलेक्शन जो हो रहा है, दिस इज इक्वल टू n बाई आर टाइम्स n माइनस वन चीजों में से r माइनस वन चीजों का सिलेक्शन। तो अपन ऐसे सोच सकते हैं। तो बहुत ज्यादा सिंपल चीज है, प्रूफ भी तुम चाहो तो मैं करवा सकता हूं इसका, बहुत बेसिक सा प्रूफ है। जैसे आपने लिखा एन सी आर, दिस वैल्यू इज इक्वल टू n फैक्टोरियल दिस डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल दिस इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। कितना आसान सा काम है। ऊपर से एक n लिया तो बच गया n माइनस वन, नीचे से एक r कॉमन लिया तो बच गया r माइनस वन का फैक्टोरियल, और n माइनस r को सेम छोड़ दिया। अब देखो तुम्हें n अपॉन r तो मिल ही चुका है, ठीक है। और जो बचा टर्म ना, उसको कैसे लिख रहे हैं, n माइनस वन का फैक्टोरियल एंड दैट डिवाइडेड बाय r माइनस वन का फैक्टोरियल, और n माइनस आर को अपन लिख सकते हैं क्या, n माइनस वन माइनस r माइनस वन का फैक्टोरियल। हो गया ना फॉर्म। अब n की जगह पे n माइनस वन, r की जगह पे r माइनस वन, तो अल्टीमेटली ये जो टोटल वैल्यू है क्या बन चुकी है, दिस इज n अपॉन r इंटू n माइनस वन सी r माइनस वन। तो दैट इज प्रूफ ऑफ दिस फिफ्थ प्रॉपर्टी। कितनी आसान प्रॉपर्टी है, ठीक है। बट ये सारी बहुत यूजफुल है। तो मैंने अभी तक तुम्हें क्या क्या चीजें बताई, देखना। पहली प्रॉपर्टी बताई दैट एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन अगर मैं करूंगा तो क्या आएगा वैल्यू, एन प्लस वन सी आर। और अगर एन सी आर की ग्रेटेस्ट वैल्यू देखेंगे तो एन इवन के केस में आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलेगी एन सी एन बाई टू, और एन ऑड के केस में आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू दो पॉसिबल मिलेंगी। दोनों की वैल्यू सेम होती क्योंकि दो मिडिल टर्म लाई करेंगी जब आपका एन ऑड होगा। तो कौन कौन सी वैल्यू, एन सी एन माइनस वन बाई टू और एन सी एन प्लस वन बाई टू। मतलब बेटा देखो, एनसीआर की वैल्यू जैसे हम बढ़ा रहे हैं ना, तो बोला एनसी जीरो से शुरू किया और मैक्सिमम कहां तक जा रहा है, एनसी एन तक जा रहा है। तो बिगिनिंग से और एंड से सारी वैल्यू सेम आती चली जा रही है। कहां तक, मिड तक, राइट। तो जब इवन होगा n तो उस केस में मिड में सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी, और जब n ऑड होगा तो उस केस में मिड में दो पॉसिबल वैल्यूज मिलेगी। कौन कौन सी, एन सी एन माइनस वन बाई टू और एन सी एन प्लस वन बाई टू, एंड बोथ वैल्यूज आर सेम, राइट। अब आता है अगला वाला कंसेप्ट जो इसमें हमने देखा। ये तो खैर नॉर्मली बेसिक टर्म्स हैं जो याद रहनी चाहिए, जो मैंने यहाँ पे लिख दी है। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला फॉर्म बन गया, ठीक है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट एन सी आर इज इक्वल टू एन बाई आर इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन, राइट। आ रहा है सबको समझ में। अब एक और सिक्स प्रॉपर्टी पे चलते हैं। दैट सिक्स प्रॉपर्टी इज, ये भी मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं आपको, दैट सिक्स प्रॉपर्टी इज एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू एंड दैट एंड सो ऑन, दिस इज एन सी एन, दिस वैल्यू इज इक्वल टू टू दी पावर एन। बताया था। तो अगर बेटा मैं इसमें से इवन टर्म्स, मतलब इवन सफिक्स वाली टर्म्स पिक कर लेता हूं, वैसे तो ये ऑड टर्म्स है, एन सी फोर एंड सो ऑन, जहां तक चल रही है, देन दिस वैल्यू इज टू टू दी पावर एन माइनस वन, मतलब हाफ हाफ होती है, ठीक है। दूसरी बात आ गई, अगर मैं ऑड ऑड सफिक्स वाली टर्म्स पिक कर लेता हूँ, एन सी वन, एन सी थ्री, एन सी फाइव, तो इनका सम अगर मैं करूं, देन दिस वैल्यू इज इक्वल टू टू दी पावर एन माइनस वन, राइट। मतलब इस टू टू दी पावर एन का हाफ कर दिया। जब इसका हाफ करूंगा तो कितना होगा, टू टू दी पावर एन माइनस वन। तो ये इवन के लिए और दूसरा वाला केस ऑड के लिए। इनको बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे और इनके इनके ऊपर बेस तो कई सारी सीरीज बन सकती हैं, वो हम चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम में देखेंगे, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है वो भी। और परमुटेशन कॉम्बिनेशन पूरा चैप्टर खत्म नहीं होता जब तक बाइनोमियल पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ लिया। जब हम बाइनोमियल कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद पी एंड सी बेटा फिर आसान होता है। समझ में आ रही है बात। अब समझना आगे, एक दो चीजें और बताता हूं परमुटेशन के ऊपर, ठीक है। सेवंथ प्रॉपर्टी लिख लीजिए, NPR इज इक्वल टू n इंटू n माइनस वन पी आर माइनस वन, ठीक है।
इसका प्रूफ बहुत आसान है, बहुत इजीली तुम कर सकते हो, कुछ भी नहीं है ना इसमें। तो हमने लिख लिया ऐसे that NPR this value is equal to n factorial upon n minus r factorial। तो ऊपर में से क्या किया बेटा, n कॉमन ले लिया, बचा कितना n माइनस वन का फैक्टोरियल अपॉन में एक टर्म शायद मैं कुछ छोड़ रहा हूं यहाँ पे यार, चलो देखते हैं एक बार कुछ बनता है कि नहीं बनता है। ऊपर तो आया n माइनस वन फैक्टोरियल और नीचे जो आ रहा है वो आ रहा है n माइनस आर फैक्टोरियल। ओके, तो n माइनस आर फैक्टोरियल तो फॉर्मूला बनाएगा नहीं कुछ, चलो देखते हैं। तो नीचे से मैंने n माइनस आर कॉमन ले लिया, बचा कितना n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। अब जो ये वाली टर्म है ना, इसको तो ऐसे लिख लिया n अपॉन n माइनस आर, ठीक है, ये एक साथ आ गया। और रिमेनिंग जो बचा उसे कैसे लिख लिया, n माइनस वन का फैक्टोरियल एंड दैट डिवाइडेड बाय n माइनस वन माइनस आर, मतलब इसका फैक्टोरियल। कुछ फायदा नहीं, कोई नहीं, ऐसे मत करो, ऐसे लिख लो जैसे था पहले। तो जो नीचे वाला n माइनस आर फैक्टोरियल ना, उसको ऐसे लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, n माइनस वन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल, राइट। फर्क क्या पड़ रहा है, फिर से तो n माइनस आर ही बनना है, और ये वैल्यू कितनी आ गई n टाइम्स n माइनस वन पी आर माइनस वन, कॉम्यूटेशन का फॉर्मूला। तो दिस सेवंथ वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म, दैट npr इज इक्वल टू n टाइम्स n माइनस वन पी आर माइनस वन, राइट। समझ रहे हो सब लोग, हाँ या ना बताना भाई, क्लियर हुआ यहाँ तक, वेरी गुड। अब बेटा कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं इनके ऊपर बेस्ड। तो पहला क्वेश्चन तो ये है, प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है और जितना अभी तक बताया मैंने उनके ऊपर बेस्ड। क्वेश्चन नंबर वन, इवेलुएट द वैल्यू ऑफ एनसीके प्लस सिग्मा जे इक्वल टू 0 टू m n प्लस जे सी के माइनस वन, दिस इज इक्वल टू, क्या वैल्यू होगी, ठीक है। इसमें आंसर्स हैं, पहला ऑप्शन n प्लस एम सी के, सेकेंड ऑप्शन है n प्लस एम प्लस वन सी के, तीसरा ऑप्शन है n प्लस एम सी के माइनस वन, और चौथा ऑप्शन है n प्लस एम प्लस वन सी के माइनस वन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन, जल्दी बेटा। अब आपको प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है, वैसे तो पता ही नहीं चल रहा क्या करना चाहिए, बड़ा अजीब सा लग रहा है क्वेश्चन है, कुछ आइडिया आया दिमाग में? हाँ जी बच्चों, सबसे पहले तो सिग्मा जो रिलेशन है उसको ब्रेक करना शुरू करो। देखो, और मैं एक ट्री सा बनाऊंगा, उस ट्री से सारी चीजें करेंगे। पहला आया एनसी के प्लस में कितना, जे का वैल्यू 0 रखा सिग्मा में, तो एनसी के माइनस वन, फॉर j इक्वल टू वन दैट इज n प्लस वन सी के माइनस वन प्लस n प्लस टू सी के माइनस वन प्लस n प्लस थ्री सी के माइनस वन। मैंने दो तीन चीजें लिख दी जानबूझ के कि आपको इजी लगेगा बाद में, और ये आ गया n प्लस एम सी के माइनस वन, ब्रेक कर दिया ऐसे। अब बेटा फिगर देखना कैसे बना रहा हूं, ठीक है। आई क्लब दीज टू टर्म्स एंड वी गेट द वैल्यू, क्या, n प्लस वन सी के, किससे, सबसे पहला फॉर्मेट बताया था आपको, सेकंड फॉर्मेट सपोज, देखो सेकंड फॉर्मेट ये था एनसीआर इक्वल टू, सॉरी एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन, दिस वैल्यू इज इक्वल टू n प्लस वन सी आर, राइट। सो वी यूज दैट फॉर्मेट हियर। देखो अब हो रहा है अप्लाई कि एनसी के प्लस एनसी के माइनस वन, दिस इज इक्वल टू n प्लस वन सी के। अब फिर क्या किया, इन दोनों चीजों को क्लब कर लिया, किस किस को, इसको और इसको। अगर इन दोनों को क्लब करें तो इन दोनों से क्या मिल जाएगा, n प्लस टू सी के। फिर इन दोनों को क्लब करूंगा तो क्या मिल जाएगा, n प्लस थ्री सी के। और फिर इन दोनों को क्लब करूंगा तो क्या मिलेगा, n प्लस फोर सी के, राइट। मतलब n प्लस थ्री सी के माइनस वन तक क्लब करते हुए मुझे क्या मिल रहा है, n प्लस फोर सी के।
यहाँ पे k-1 होना चाहिए जब हमने सिग्मा को ऑपरेट किया था। तो जब अपन इस तरीके से चलते रहते तो इसकी कंप्लीट वैल्यू कितनी मिल जाएगी, n प्लस m प्लस 1 c k, राइट? कौन सा ऑप्शन करेक्ट? सेकेंड। हाँ जी बच्चों, बात समझ में आई? हाँ या ना बताना। यस सर। वेरी गुड। और लोग बताओ यार, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? यस सर, नो सर। वेरी गुड, यस गुड। चलो अब बढ़ते हैं अपन आगे, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन दे रहा हूं। मिक्स मैच मत करना परमुटेशन कॉम्बिनेशन को और प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन को, ठीक है? प्रॉपर स्टेटमेंट सुनना और उसके बाद अप्लाई करना। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी numbers of n digits can be made with the non-zero digits in which no two consecutive digits are same, in which no two consecutive digits are same। स्टेटमेंट का प्रॉपर मीनिंग क्या लगता है आपको? बताइए बेटा। n डिजिट्स के नंबर कितने बन सकते हैं जिसमें कोई दो कॉन्सिक्यूटिव डिजिट्स सेम नहीं है? यस, बताइए। with the non-zero digits, he says that। हाँ जी बच्चों बोलो, क्या लग रहा है? बताओ यार, मतलब तुम तो, ये तो बहुत बेसिक सा काम है। मतलब सबसे पहले ये कर लो ना कि n डिजिट का नंबर बनना है, तो मेरे पास ये ऑप्शंस आ गए प्लेसेस के। ये फर्स्ट प्लेस है, सेकंड प्लेस है, थर्ड डिजिट हो गई, ऐसे ही बढ़ते चले गए, nth प्लेस हो गया। अब इन पे नंबर मुझे सेट करना है। मेरे पास जो नंबर है नॉन जीरो डिजिट्स, वो क्या क्या पॉसिबल है? ये सेट पॉसिबल है 1 2 3 एंड सो 9। इसमें कितने नंबर्स है टोटल? 9 नंबर्स। तो टोटल 9 पॉसिबिलिटी। तो जब फर्स्ट प्लेस की बात कर रहा हूं उसके लिए तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, मैंने 9 में से 9 ऑप्शंस मेरे पास फर्स्ट प्लेस के लिए, मतलब 9 में से कोई भी एक नंबर मैं यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे रख सकता हूँ, राइट? बट जो मैंने फर्स्ट प्लेस पे रखा उसे मैं सेकंड प्लेस पे नहीं रख सकता हूं, तो मेरा एक चॉइस कम हो गया बेटा, यहाँ पे 8 आ गए। अब आप आओ कौन सी प्लेस पे? थर्ड प्लेस पे। तो थर्ड प्लेस पे जब देखेंगे अपन क्या देख पाएंगे कि जो फर्स्ट प्लेस पे आया था ना वो थर्ड पे आ सकता है। इसने बोला नो टू कॉन्सिक्यूटिव डिजिट्स आर सेम, कोई दो कॉन्सिक्यूटिव डिजिट सेम नहीं होनी चाहिए। बाकी ये हो सकता है जैसे 2 3 फिर देन 2 3 देन 2 3, इस टाइप का नंबर बन सकता है अपने पास, राइट? तो मतलब यहाँ पे 8 पॉसिबिलिटी फिर से हो गई, मतलब इसके पास हर जगह कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई? 8 पॉसिबिलिटीज हो गई। तो आपका आंसर कितना आ गया? दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 8 टू द पावर n-1। दिस इज योर आंसर। आई बात समझ में? हाँ या ना बताओ। हाँ जी बच्चों बोलना, कोई डाउट तो यस नहीं यहाँ सर। तक? वेरी गुड। ओके, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तुम्हें करना है सॉल्व इसे, मैं फिर दूंगा 1 मिनट का टाइम। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन में? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स can be made with the digits can be made
with the digits 0, 1, 2, 3, 4 and 5. ठीक है, which one is divisible by 3? Which are divisible by 3? ठीक है, ये रेस्ट्रिक्शन भी दी हुई है। इसके बाद बोलता है बेटा digits being unrepeated in the same number, being unrepeated in the same number. ठीक है, और फिर स्टेटमेंट देता है हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी डिविजिबल बाय 6? हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी डिविजिबल बाय 6? यस बेटा, बताइए। हाँ, क्या लगता है? तो भाई बोलो, जो भी आइडिया तुम्हें आता है। सर फिलहाल तो ये आइडिया आ रहा है कि जैसे ये नंबर्स गिवन है तो इसके अकॉर्डिंग में वो नंबर चूज करने हैं जिनका सम जो है मतलब जो प्रॉपर्टी 15 होती है। है हाँ हाँ, जिनका हाँ जिसका सम तो डिविजिबल बाय 3 आ रहा है। यस सर, ठीक तो है। उसकी प्रोबेबिलिटी बन रही है। तो अभी तो वैसे 3 उसके बाद फिर जो नंबर्स बनेंगे हाँ, उसके फिर अरेंजमेंट होंगे जिसमें जीरो जो है फर्स्ट नंबर नहीं हो सकता। बिल्कुल बेटा। फोर तो हम्म। सर टोटल उसका जो अरेंजमेंट आ जाएगा वो हम्म। आ जाएगा जीरो को नेग्लेक्ट करके, तो उसकी इनटू फिर जितनी प्रोबेबिलिटी बन रही है। तो अभी तो मेरा 3 हुए थे। और भी है बेटा पॉसिबिलिटीज। यस सर, और भी है। हाँ, बोलते चलो फिर, तुम लोग क्या क्या लगती है तुम्हें? 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं। तो एक तो पॉसिबिलिटी यही है ना, जो अपने पास पूरा नंबर बन रहा है, कौन सा? 1 2 3 4 5, है ना? इसका सम भी कितना आ रहा है? वैसे 5 तो लेने नहीं है अपने को, 4 लेने हैं कोई कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो एक कॉम्बिनेशन तो क्या बन गया? 1 2 4 5। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन ये मुझे मिल गया। राइट, 1350। अब जब 1 2 4 5 बोल दिया ना, तो इसको तो डायरेक्टली बोल दो कि इसके अरेंजमेंट कितने तरीके से हो सकते हैं? 4p4 तरीके से हो सकते हैं, मतलब 4 फैक्टोरियल तरीके से हो सकते हैं। कितना आ गया वैल्यू? 24। ये बात सबको समझ में आई? हाँ या ना बेटा, बताना। 4 नंबर के 4 प्लेस पे अरेंजमेंट कर रहे हैं, कितने तरीके से हुए? 4p4 तरीके से, 4 फैक्टोरियल, वैल्यू आ गई 24। अरे Yes, भाई sir. गुड, बताते चलो यार सब लोग। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या? सर 1350। एक तो ये मिल गया 0345, और अगला तुमने बोल दिया 1350, और बोलो बेटा। 3210। हाँ, अगला बन गया 3210। रिपीट मत करना कोई। हाँ, और एक ये भी मिल गया 0234, है ना? यस सर। और तो कोई यस सर। पॉसिबिलिटी नहीं है। यही 4 पॉसिबिलिटीज बन सकती है इन नंबर्स के लिए अपने। अब इन नंबर्स का 4 प्लेसेस पर अरेंजमेंट, तो मेरी बात को सब लोग सही से समझना। 4p4 होगा, मतलब 4 फैक्टोरियल हो गया। लेकिन बेटा इसमें वो नंबर्स भी आ गए जिनमें फर्स्ट प्लेस पे 0 आ सकता है, तो उसमें जिसमें फर्स्ट प्लेस पे 0 आ सकता है ना, वो वाली पॉसिबिलिटी हटा दो। तो कितने नंबर बनेंगे जब फर्स्ट प्लेस पे 0 आ जाएगा? तो 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट वहां से हो सकते हैं। तो इसे सिंप्लीफाई कर लो, 24 माइनस 6, कितनी वैल्यू आ गई? 18। सेम सिचुएशन, यहां से भी 18 आएंगी, यहां से भी 18 आएंगी, और यहां से भी 18 आएंगी। आएंगी राइट। मैंने कैसे नंबर चूज किए हैं? जिनका ये 4 डिजिट जो है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इनका सम कितना आना चाहिए? दिस इज मल्टीपल ऑफ 3, और यू में से डिविजिबल बाई 3। ठीक है, तो 3 इंटू एम कर दे रहा हूं मैं इसे।
तो ऐसे नंबर्स में ढूंढ रहा था, एक्स वाई जेड डब्ल्यू टाइप के। तो कितने होगी कॉम्बिनेशन? तो टोटल पॉसिबल नंबर्स डिविजिबल बाय 3 by 3, this is equal to 24 plus 4 into 18। ठीक है, कितना हो गया? दिस इज 96। यही आ रहा है? हाँ जी बच्चों, आई बात सबको समझ में? अरे भाई हाँ या ना बताओ। Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। अब आ जाते हैं इसके अगले पार्ट पे। हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी डिवाइजिबल बाय 6? क्या लगता है? जल्दी सोचो और बताओ, इनमें से कितने नंबर ऐसे हैं जो कि 6 से डिवाइजिबल हो? डिवाइजिबल 6 बोलने का मतलब क्या? कि वो नंबर इवन होना चाहिए और 3 से डिवाइजिबल होना चाहिए, बस ये बात समझ लो कि क्या नंबर इवन होना चाहिए और 6 से डिवाइजिबल होना चाहिए, ऐसे सोचना। ये पांचों केसेस ही लूंगा मैं, इन पांचों केसेस में ही आपको सोचना है बेटा। जैसे मैंने एक तो जो अपने पास पहली पॉसिबिलिटी है, वो पहली पॉसिबिलिटी है 1 2 4 5 की, है ना? तो ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी 1 2 4 5 की। 4 डिजिट का नंबर बनाना है। ये 4 पॉसिबल प्लेसेस हो गई। इसमें जो लास्ट प्लेस है उसमें क्या आ सकता है? 2 और 4 ही आ सकता है, क्योंकि नंबर इवन चाहिए। इवन। हाँ ठीक है, तो ये डिविजिबल बाय 6 बोलने का मतलब था ना इसमें। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, डिविजिबल बाय 6। इस बात का मीनिंग है कि डिविजिबल बाय 3 एंड इवन। एंड इवन नंबर, राइट? लास्ट पॉसिबल वे है जो, उसमें 2 पॉसिबिलिटी मुझे मिल गई 2 और 4 होने की। नॉन अनरिपीटेड नंबर बता रहा है, तो जहां पे लास्ट प्लेस पे 2 आ गया, तो अब रिमेनिंग बचे हुए प्लेसेस के लिए कितनी पॉसिबिलिटी? यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1। 3 ही नंबर तो बचे थे, तो कितना आ गया वैल्यू? इसके लिए जो आगे टोटल अरेंजमेंट वो आगे 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। हाँ जी बच्चों, समझ में आई बात? हाँ या ना बताना। ठीक है, सही है ना इधर तक? यस 2 सर। इंटू 3 फैक्टोरियल, गुड। एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 12। एक तो ये आ गया। अब आ जाओ सेकंड केस में। सेकंड केस क्या बन रहा था? 0 3 4 5। अब जरा ऐसे रखो, तो आपने बोला इसमें 2 पॉसिबिलिटीज होंगी। बोला कौन कौन सी 2 पॉसिबिलिटीज होंगी? या तो लास्ट प्लेस पे आ जाए 0, या लास्ट प्लेस पे आ जाए 4। मैंने जानबूझ के दोनों केसेस को अलग अलग किया। अगर मैं लास्ट प्लेस पे 0 रखता हूँ, इवन नंबर बनाना है और सम तो इन सबका डिविजिबल बाय 3 आ ही रहा है, तो नंबर डिविजिबल बाय 3 हो गई होगा। लास्ट प्लेस पे अगर 0 रखते तो फिर एक पॉसिबिलिटी, और रिमेनिंग 3 नंबर 3 4 5 को अरेंजमेंट करने के तरीके 3 यहाँ, 2 यहाँ, 1 यहाँ पे। तो टोटल कितना आ गया यहाँ पे? पहले केस के लिए वो आ गया 3 फैक्टोरियल, या और यू में से दिस 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। फर्क तो नहीं पड़ता, कोई बात एक ही। अब क्या हुआ कि लास्ट प्लेस पे अगर 4 आता है तो एक पॉसिबिलिटी लास्ट प्लेस के लिए, और फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पे, 2 यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, लेकिन इस वाली प्लेस पे और इस वाली प्लेस पे 0 आ सकता है। तो 2 पॉसिबिलिटी और 1 पॉसिबिलिटी बन गई। तो प्लस में कितना आ गया? 2 इंटू 2, दिस इंटू 1 इंटू 1, दैट मीन्स वी हैव 4, और ये 6 प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 10। ये आ गया। आते हैं नेक्स्ट केस के लिए, जो कि अगला केस कौन सा है? दिस इज 1350। थर्ड 1350। तो 1350 में तो बेटा एक ही पॉसिबिलिटी कि लास्ट प्लेस में 0 रख दो, ठीक है, और रिमेनिंग प्लेसेस के लिए तो 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट हो ही जाएंगे। अब 3 2 1 और यहाँ पे 1। सर मुझे समझ नहीं आ रहा है सर, वैल्यू कैसे रख रहे हैं? ये बेटा वैल्यू नहीं रख रहा हूं मैं 3 2 1, ये तो मैं इनके पॉसिबल वेज रख रहा हूं। बात समझ में आ रही है? मतलब अगर तुम्हें ऐसे बुरा लग रहा है ना लिखते हुए, मैंने जो ये लिखा है 1 यहाँ पे लिखा या 1 यहाँ पे लिखा, ये क्या है? मैंने वेज रखे हैं बेटा, कितने तरीके से यहाँ पे नंबर फिक्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने लास्ट प्लेस पे 0 रखा,
तो 0 को रखने का तो एक तरीका है। समझ में आई बात? यस सर। और अब बचे कितने नंबर 3 4 5, उनको अरेंज करने के कितने तरीके? फर्स्ट प्लेस पे अरेंज करने के 3, फिर सेकंड पे 2 और फिर नेक्स्ट पे 1। आई बात समझ में? ओके सर। वही कहानी इस सेकंड वाले केस में हो गई। अब आ जाओ इसके लिए। एंड सर लास्ट में इवन नंबर होने चाहिए। बिल्कुल लास्ट में इवन होना चाहिए, तभी तो हम बेटा 0 और 4 रखते हुए चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ लास्ट प्लेस पे 0 रखा तो एक तरीका है इसके लिए, और रिमेनिंग 3 प्लेस पे ये 3 सर नंबर हम बचे हैं 2 1। भी तो रख सकते हैं सर, 0 और 4 क्यों सर? 2 भी हो सकता है। कहाँ पे 0 और 4? अरे सर भैया मतलब इस नंबर में 2 ही तो पॉसिबिलिटी हैं, 0 और 4। यही दो नंबर, यही 4 नंबर तो उठाए तुमने, इन 4 नंबर से नंबर बनाना अच्छा सर। है ना? तो इवन नंबर्स के लिए 0 और 4 ही तो पॉसिबिलिटी मिली मुझे, राइट? यस सर। ठीक है, अब बेटा 1 3 5 बचा, तो उसके लिए 3 पॉसिबिलिटी, 3 2 1, तो फिर से 3 फैक्टोरियल आ गया, और ये वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 6। अब चौथा केस बोलो, फोर्थ केस में क्या पॉसिबिलिटी? 3 2 1 0। ये तो जस्ट सेकंड वाले केस की तरह ही हो गया, है ना? क्या क्या चीजें पॉसिबल हो गई? एक तो इस ये 4 प्लेसेस का नंबर था, एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये मिली, एक बार लास्ट प्लेस पे 0 रखते हैं, एक बार 0 नहीं रखते, मतलब एक बार 2 रखते हैं लास्ट प्लेस पे और एक बार 0 रखते हैं लास्ट प्लेस पे, तो 1 1 पॉसिबिलिटी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, और रिमेनिंग बचे 3 3 प्लेसेस, उन 3 प्लेसेस के लिए क्या हो गया? ऐसे लिख लो, दिस इज पहले के लिए 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, सॉरी 1 इंटू 2, यहाँ पे 2 पॉसिबल, यहाँ पे 2 पॉसिबल, यहाँ पे 1 पॉसिबल, मतलब ये आ रहा है बेटा 2 इंटू 2 इंटू 1। आई बात समझ में? मैंने उल्टा तो नहीं बोल दिया? हाँ उल्टा बोल दिया। यहाँ पहले के लिए आ रहा है 3 फैक्टोरियल इंटू 1, और दूसरे के लिए कितना आ गया? 2 2 1 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा? प्लस में 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1, मतलब ये पॉसिबल केसेस भी उतने ही हो चुके हैं 10 जो इससे पहले आए थे। लास्ट आ गया फिफ्थ केस, और फिफ्थ केस में क्या है? 0 2 3 4, ये भी सेम बेटा 0 2 3 4। अरे भाई सबको समझ में आ रहा है या मैं खुद ही नहीं खुश हो रहा हूँ सर, अकेले? आ रहा है ना? सर सेम कैसे? 0 2 और 4 है ना, इसमें 3 है, इसमें 3 तीन ऑप्शन है हमारे इसमें पास। 3 ऑप्शन है, हाँ। तो सेम मतलब बेटा ऐसे बोल रहा है, यहाँ भी 2 केसेस बन जाएंगे, है ना? ये आ गया आपके पास 4 प्लेसेस। अब मैं पिक कर रहा हूँ वैल्यूज, तो मैं लास्ट प्लेस पे 2 या 4 रखता हूँ नॉन जीरो वैल्यू, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी। अब फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, तो उसके लिए 2 पॉसिबिलिटी। सेकंड प्लेस के लिए कितना आ गया? फिर 2 पॉसिबिलिटी, फिर 1 पॉसिबिलिटी। एक तो ये बात बनी। दूसरी बात, जब मैं लास्ट प्लेस पे 0 पिक करता हूँ तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी, और रिमेनिंग 2 3 4 तो अब मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं पे भी अरेंज कर सकता, तो उनके लिए 3 2 और 1 पॉसिबिलिटीज मिल चुकी हैं। तो कितना आ गया इस वाले केस में? कितने कॉम्बिनेशंस बन गए? ये बन चुका है अब आपका, दिस इज 2 into 2 into 1 into 2, and this plus 3 factorial into 1, and that value is equal to 8 plus 6, that is 14। तो 14 पॉसिबल केसेस बने। तो आपका आंसर क्या आ गया? द टोटल पॉसिबल नंबर डिविजिबल बाय 6 by 6, this is equal to 12 plus 10 plus 10 plus 6 plus 14। कितना आ जाएगा भाई? 20 plus 20 plus 20, 52 हो गया है। दिस इज योर आंसर। बेटा सबको समझ में आया, हाँ या ना बताओ? ये अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप के Yes, क्वेश्चंस sir. मिलेंगे। वेरी गुड, ये अप्रोच यस लेनी सर। पड़ेगी मैं। शाबाश बेटा। कोई डाउट तो नहीं किसी को? अभिनव, आयुष, तुम्हारा जवाब नहीं आया, यहां तक तो कोई डाउट नहीं? नो सर। गुड गुड बेटा। अब बढ़ते हैं आगे, चलते हैं नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पे। ठीक है, मतलब जितना कंसेप्ट किया अभी तक उसी के ऊपर बेस देखो कितने सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। बट अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं एक काम करता हूं, ये बताता हूं आपको। एक कंसेप्ट है,
This is for arrangement. Arrangement of a total number of arrangement of n objects among them P are alike, comma Q are alike, comma R are alike. मतलब P एलिमेंट एक जैसे हैं, Q ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं या R ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं. तो जो इनका अरेंजमेंट होता है दिस कैन बी डन इन द वेज n फैक्टोरियल अपॉन P फैक्टोरियल इंटू Q फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल. भाई P एक जैसे हैं, जब एक जैसे चीजें मिल गई, जैसे सपोज मेरे पास 4 टूज हैं, तो टूज का आपस में अरेंजमेंट तो कुछ होगा नहीं, तो जो अरेंजमेंट हो 4 टूज का n फैक्टोरियल के अंदर आप लिख रहे हो ना, उसको डिवाइड कर दो किससे, P फैक्टोरियल से. मतलब मेरे पास कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं 2 2 2 2 और 4 4 4 4. तो आप बोलते हैं इनके अरेंजमेंट कितने तरीके से हो सकते हैं. टोटल 8 थे, तो 8 फैक्टोरियल तरीके से हो सकते हैं. बट ये जो टूज हैं ये आपस में अरेंज नहीं हो सकते, और ये फोर्स जो है वो आपस में अरेंज नहीं हो सकते. इनकी लोकेशन बदल भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. फर्स्ट वाले 2 को थर्ड वाले 2 से रिप्लेस इंटरचेंज करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं. तो नॉन अनइफेक्टेड चीजें मिल रही हैं. तो इनके अरेंजमेंट कितने तरीके से, 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल वेज में हो रहे हैं, राइट. तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, दिस इज द वे. ठीक है, समझ में आ रही है बेटा बातें, बताना हाँ या ना. यस सर. वेरी गुड. तो अब जो मेरा क्वेश्चन है वो ये रहा, हाउ मेनी टोटल वर्ड्स कैन बी पॉसिबल. ये एनसीईआरटी टाइप ऑफ क्वेश्चन है. हाउ मेनी टोटल वर्ड्स कैन बी पॉसिबल by word Mississippi. ठीक है, कितने वर्ड्स बन सकते हैं बाय मिसिसिपी, विद और विदाउट मीनिंग. ये तो मैंने एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपको दे दिया, स्टेटमेंट कोई जस्टिफाई कर रहा है. सर तो आप, बस हाँ, इतना ही क्वेश्चन है ये. बस ये इतना ही है. अभी दूसरा क्वेश्चन देता हूं. अच्छा, पहले तो ये मैंने जस्ट डेफिनेशन सिंप्लीफाई करने के लिए दिया है. सर 10 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. वेरी गुड. और 3 4 फैक्टोरियल आएंगे ना नीचे, क्योंकि जब इनको आप ऐसे कर लो, पहले अरेंज कर लो जो रिपीटेड हैं, तो 4 टाइम्स तो आई आ रहा है मेरे पास, और उसके बाद 4 टाइम्स एस आ रहा है मेरे पास, फिर सर 2 पी टाइम्स 2 टाइम्स आ रहा है ना. 2 टाइम्स पी आ रहा यस है. सर. तो टोटल है कितने नंबर्स हमारे पास, ये हैं, मैंने सारे लिख तो लिए ना, कुछ छोड़ा तो नहीं. नहीं, तो 4 + 4 8 + 2 10 और m 1, मतलब ये टोटल 11 है बेटा. 10 फैक्टोरियल यस सर. 11. हाँ, तो 11 सर वो मैंने पी मिस कर दिया था लिखते टाइम. ओके. तो ये आया 11 फैक्टोरियल, और जो 4 आईज हैं वो रिपीट कर रहे हैं, तो 4 फैक्टोरियल, 4 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल फैक्टोरियल, और फिर 2 2. फैक्टोरियल, 1. बस यही चीज आ गई ना. जो रिपीट कर रहा है उसके लिए अरेंजमेंट से डिवाइड करना है, जो रिपीट नहीं कर रहा उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अपने को, वो तो अरेंज होना ही होना है. ठीक है ना. तो ये एक तरीका तो ये हुआ. अब इस तरीके पे ऊपर बेस्ड क्वेश्चन घुमा के कैसे बन सकते हैं, मतलब जो अच्छे हो सकते हैं. देखो, क्वेश्चन है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड. इस क्वेश्चन के मैं 4-5 पार्ट लिख रहा हूं. ठीक है, कैन बी मेड
with the letters of the word, with the letters of the word intermediate, intermediate, right? बाद में बोलता है साथ में if first part of the problem the word neither beginning, ठीक है ना, the word neither beginning ये begin with कैपिटल I, ठीक है, nor end with E, with कैपिटल E। ये बना एक तो अच्छा पार्ट। पहले तो जल्दी से इसी पार्ट का आंसर बताओ, फिर मैं नेक्स्ट पार्ट लिखता हूं। हाँ जी बेटा, क्या लगता है तुम्हें क्या करना चाहिए? सर इसमें से आई और ई एलिमिनेट कर देंगे ना? अरे नहीं यार, सिर्फ एलिमिनेट करके काम थोड़ी चलेगा बेटा। आई और ई एलिमिनेट करेंगे बिल्कुल, लेकिन कौन से एलिमिनेट करेंगे? उन वर्ड को एलिमिनेट कर देंगे जो आई से स्टार्ट होते हैं, उन वर्ड को एलिमिनेट कर देंगे जो ई से ई पे एंड होते हैं, और उन वर्ड को भी जब इन दोनों को एलिमिनेट कर रहे हो तो कुछ ऐड भी करना पड़ेगा इसमें। ऐड क्या करना पड़ेगा? तुमने कभी पढ़ा था ना वो यूनियन वाली प्रॉपर्टी, बोलते थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो क्या लिखते थे बेटा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए जब इसको ले रहे हो प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी जब इसको ले रहे हो, प्लस नंबर ऑफ तो एलिमेंट बी। माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी भी तो करना पड़ता था ना। हाँ सर। ठीक है ना? तो ये चीज समझो, इन नाइदर नीदर नॉर का मीनिंग क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईदर और। राइट बेटा, मैं तुम्हें छोटी छोटी दो तीन बातें बताता हूं। ये पहले पार्ट का सॉल्यूशन अपन देख रहे हैं। तो जैसे ए यूनियन बी आता है, तो इसका मतलब क्या होता है? ईदर ए और बी, ठीक है, या तो सेट ए के मेंबर होंगे या सेट बी के मेंबर होंगे। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? बोथ सेट ए एंड बी। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट का इसका मीनिंग होता है नॉट ऑफ ए, ये तो पता ही है सबको, ठीक है। और अगर सपोज अपन लिखते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो आपने सेट्स में डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ा होगा, तो वो बताता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इस बात का मतलब होता है नीदर ए नॉर बी। हाँ जी बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इन स्टेटमेंट्स Yes, को मैं यूज करूंगा। वेरी गुड। अब मैंने क्या किया, एस एक सेट मान लिया। एस का मतलब है टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट। ये टोटल पॉसिबल वर्ड्स, ये तो ले लिया अपना पूरा यूनिवर्सल सेट, यू से लिख लो, ये यूनिवर्सल सेट है अपने पास, ठीक है, राइट। ये यूनिवर्सल सेट बनाया। मैं तुम्हें यहां पे भी वेन डायग्राम से चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये तो मेरे पास पूरा यूनिवर्सल सेट आ गया। ये एक सेट आ गया ए और ये दूसरा सेट आ गया बी। दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। जो ए सेट है ना, उसका मीनिंग है वर्ड्स बिगिन विद ए, बिगिन विद आई। बी सेट का मतलब है वर्ड्स एंड विद आई, सॉरी ई, ई तो दिया है ना, कैपिटल ई। तो जो वर्ड्स ए से सॉरी आई से शुरू होते हैं उनको तो मैंने सेट ए के अंदर रख लिया, और जो ई पे खत्म होते हैं उनको मैंने सेट बी के अंदर रख लिया। ए यूनियन बी जो हमने लिखा, दिस इज इक्वल टू वर्ड्स बिगिन विद आई और एंड विद ई, बिगिन विद आई और एंड विद ई, ठीक है।
A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या हो गया? वर्ड्स बिगिन विद I एंड विद ई। ये मैं बस एक बारी, जब पहली बारी तुम्हें पढ़ा रहा हूं ना, बस उसी वक्त इतनी बातें लिखने की जरूरत पड़ रही है, उसके बाद ये सारी कैलकुलेशंस दिमाग में होती है बेटा। तो और ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, अब मुझे निकालना क्या है यहाँ पे? वर्ड नीदर बिगिन विद आई नॉर एंड विद ई। तो ये स्टेटमेंट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को, और इसका मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अल्टीमेटली मुझे निकालना क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के अंदर। समझ में आई बात? और सबको ये प्रॉपर्टी पता होगी कि कॉम्प्लीमेंट में कितने मेंबर्स होते हैं? पूरे यूनिवर्सल सेट से हमने हटा दिए किसके? ए यूनियन बी के मेंबर्स को। अब ये कितना हो गया? दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट, दिस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ए यूनियन बी की प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। बेटा मेरी बात समझ में आई यहां तक? अभी तक जो चीजें मैंने लिखी है, तो जल्दी बताओ हाँ या ना यार। आई बात समझ में? यस सर। वेरी गुड, Yes, sir. गुड, Yes, sir. वेरी गुड। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर कितने मेंबर्स होंगे? अब लिख लो पहले इंटरमीडिएट को, और तुम मुझे अब इन सारी चीजों को निकाल के बताओ क्या क्या चीजें आएंगी, और फिर जाके हम पुट करते हैं इसके अंदर बेटा। ठीक है, जल्दी जल्दी करो। कंप्लीट आंसर निकालना मैं भी नहीं चाहता हूं, बस थोड़ा थोड़ा सोचते चले जाओ। मैं जरा इनका डायग्राम बनाऊं, जैसे इंटरमीडिएट था, यही था ना अपने पास, टी। ठीक है, अब जरा देखो रिपीटेड क्या क्या है। आई कितनी बार रिपीट कर रहा है? 3 बार रिपीट कर रहा है। एक तो ये आ गया, ठीक है। और उसके बाद यार मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, ई होना चाहिए था। आई 2 बार रिपीट कर रहा है, और उसके बाद ई, फिर एन रिपीट नहीं कर रहा है बेटा, इसे अलग से लिख लिया। फिर टी 2 बार रिपीट कर रहा है, और फिर उसके बाद ई 3 बार रिपीट कर रहा है, और उसके बाद आर रिपीट नहीं कर रहा है, फिर एम भी रिपीट नहीं कर रहा है, ई तो हम काउंट कर ही चुके हैं, डी भी रिपीट नहीं कर रहा है, और ए भी रिपीट नहीं कर रहा है। बाकी सारी चीजें लिख चुके हैं। ठीक है, कितने बन गए बेटा अपने पास ये? 4, 6, 8, 10 और 12, टोटल 12 है अपने पास, है ना? तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट, मतलब टोटल पॉसिबल वर्ड्स कितने बन सकते हैं? 12 फैक्टोरियल दैट डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। मतलब ये 2 रिपीटेड थे, ये 2 रिपीटेड थे, और ये 3 रिपीटेड थे। बस ये कहानी आ चुकी। हाँ जी बच्चों, समझ में आ रही है बात? हाँ या ना बताओ। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक Yes, सा sir. काम हो गया। यस सर। वेरी गुड। अब बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सोचना है, जल्दी बताओ। तो ये तो सर था हमारे 11 पास यू। हाँ, सर 11 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। वेरी गुड। अब आपने फर्स्ट प्लेस पे तो आई फिक्स कर दिया है, रिमेनिंग जो प्लेसेस बची हैं वो बची है 11 प्लेसेस। ठीक है, मैं जस्ट ऐसे डॉट डॉट करके लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 11 प्लेसेस बची है, एक आई हट चुका है। अब 11 प्लेसेस में बचे हुए नंबर्स का अरेंजमेंट किया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए दिस इज इक्वल टू कितना हो गया? 11 फैक्टोरियल एंड दैट डिवाइडेड बाय आई। सिर्फ एक बार बच गया, अब तो उसका अरेंजमेंट नहीं होगा। कितना हो गया? सिर्फ 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। बस ये चीज आई, यही निकला था ना? ठीक है, यस अब सर। बोलता है बी सेट की बात क्या की है बेटा कि एंड विद ई। तो कितने हुए जल्दी? मतलब ऐसे चलता चला सर गया, 11 लास्ट। फैक्टोरियल अपॉन 2 हाँ, फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। गुड। अब जो ई है वो 3 बार आ रहा है, तो एक ई तो कम कर दो, बचे सारे नंबर्स हैं उन सबका अरेंजमेंट कर दो। तो एन ऑफ बी आ Yes, गया sir. 2 to 11 2 फैक्टोरियल, factorial. वेरी गुड, अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब ए इंटरसेक्शन बी में कितने मेंबर्स होंगे? मतलब जो वर्ड्स आई से स्टार्ट होते हैं और ई पे खत्म होते हैं, बीच में तो सर आपके पास 10 बचे बस। फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल।
वेरी गुड। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B ये आ गया 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि बचा क्या बेटा कि एक I बचा है सिर्फ और 2 E's बचे हैं और 2 T तो थे ही अपने पास, तो बस जिनका रिपीटेशन हो रहा उनका अरेंजमेंट कर दिया, ये चीज आ गई। राइट, आया समझ में सबको? सो आप यहां पे बोलोगे टोटल सच पॉसिबल वर्ड words they are equal to 12 factorial upon 3 factorial into 2 factorial का whole square, this minus 11 factorial upon 3 factorial into 2 factorial minus 11 factorial upon 2 factorial का whole cube and this plus 10 factorial upon 2 factorial का whole square। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लेना, मैं तो इतना ही छोड़ दे रहा हूं भाई। समझ में आया बेटा सबको क्वेश्चन? हाँ या ना बताओ? हाँ जी बच्चों। यस सर। सर ये Yes, sir. A इंटरसेक्शन B वाला नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी वाले में क्या किया बेटा कि अब तेरे पास नंबर बचे कितने, जब तूने फर्स्ट प्लेस पे आई और लास्ट प्लेस पे ई फिक्स कर दिया, 10 बचे ना। और जो 10 नंबर यस बचे सर। हैं यहाँ जो बीच में आ सकते हो कौन कौन से बचे हैं? एक तो आई बचा है, एन बचा है, 2 टीज बचे हैं, 2 ई बचे हैं, एक आर, एक एम और एक डी और एक ए। तो इनका अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा? 2 टी और 2 ईज रिपीट कर रहे हैं, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। आई बात समझ में विवेक? यस सर। ओके, अब इसी का एक पार्ट, मतलब अभी हम उसी क्वेश्चन पे इंटरमीडिएट पे ही इसका दूसरा पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में आप लिखो the vowels and consonants, the vowels and consonants alternate in the word। यस बेटा, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट जो है ना वो ऑल्टरनेट आ रहे हैं वर्ड में, तो क्या कहोगे? बहुत सिंपल सा काम है ये भी, थोड़ा दिमाग लगाओ। इस वर्ड में जो इंटरमीडिएट था उसमें टोटल कितने लेटर्स थे आपके पास? वो थे 12। उनको अलग अलग कर लो, अगर वॉवल्स अलग लिखते हो तो वॉवल्स क्या मिल रहे हैं बेटा? वो मिल रहे हैं मुझे 2 तो आई मिल रहे हैं, 3 ईज मिल रहे हैं और एक ए मिल रहा है। ठीक है, ये हो गए। अब आई बात कॉन्सोनेंट की, तो वो क्या मिल चुके हैं? एक तो 2 टीज मिल चुके हैं, एक एन, फिर डी और फिर आर और फिर एम, ये आ चुके हैं। ठीक है बेटा, अब इनको मैं इवन और ऑड पोजीशन में रख सकता हूं दोनों को, मतलब जैसे वॉवल्स की बात करूं तो इसके लिए भी 2 पॉसिबिलिटी, या तो इवन पोजीशन पे आएगा या ऑड पोजीशन पे आएगा, आएगा ना? यस सर। ठीक है, और वैसे ही बेटा दूसरे के लिए भी ये पॉसिबिलिटी, या इवन पोजीशन पे या ऑड पोजीशन पे आएगा। मतलब अगर इवन पोजीशन पे वॉवल आ गए तो ऑड पोजीशन पे कॉन्सोनेंट आएगा, या इवन पोजीशन पे कॉन्सोनेंट आ गया तो ऑड पोजीशन पे वॉवल आएगा, यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अपन ने ऑलरेडी इनके सेट्स बना लिए, तो टोटल पॉसिबल वर्ड्स, बहुत सिंपल सा काम हो गया। क्या बोलोगे? टोटल पॉसिबल वर्ड्स दिस इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटीज प्लेसेस की, या तो इवन या ऑड, इनटू 6 फैक्टोरियल अपॉन, वॉवल्स के अरेंजमेंट कर रहा हूं सबसे पहले, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, दिस इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। जस्ट दिस इज अवर पॉसिबिलिटी, है ना? एंड दिस इज योर आंसर। हाँ जी बच्चों, बात समझ में आई? यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो अपन चलते हैं अब थर्ड पार्ट पे। सर ये 2 इवन ऑड हाँ की ले लिया हमने। हाँ बेटा, उनकी पोजीशन कुछ भी हो सकती है ना,
मतलब ये ऐसे मैं हाँ बोल सर। रहा हूँ, सपोज मैं इस तरीके से इन्हें प्लेस कर रहा होता, तो यहाँ पे वॉवल आएगा, यहाँ कॉन्सोनेंट आएगा, यहाँ वॉवल आएगा, यहाँ कॉन्सोनेंट आएगा, फिर वॉवल फिर कॉन्सोनेंट, ऐसे चल रहा है। या ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि पहले में कॉन्सोनेंट आ जाए, वॉवल आ जाए, फिर कॉन्सोनेंट फिर वॉवल, इस तरीके से दो दो पॉसिबिलिटीज मिल रही है ना, कि वॉवल भी आ यस सकता सर। है, कॉन्सोनेंट भी आ सकता है, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, राइट। अब आता है इसका थर्ड पार्ट प्रॉब्लम का, और थर्ड पार्ट में क्या बोलता है, the vowels and consonant, the vowels are always consecutive। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, the vowels, लेकिन मजेदार है, are always consecutive। हाँ जी बच्चों जल्दी, the vowels are always consecutive। अरे जल्दी आंसर आना चाहिए यार। ठीक है, मैंने क्या किया, सबसे पहले तो वॉवल्स को लिख लिया, आई आई ई ई और ए, ये कॉन्सिक्यूटिव होने सर चाहिए, ये एक साथ रहेंगे। हाँ जी बेटा, इसकी वैल्यू 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। वेरी गुड, करेक्ट आंसर, शाबाश। और जो रिमेनिंग है वो सब अलग अलग है, उनके ऊपर तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कि उन्हें कॉन्सिक्यूटिव रहना है नहीं रहना, तो इसको तो मैंने पूरे को एक नंबर मान लिया, इनको एक साथ ही रहना है। ये दूसरा, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और ये सेवंथ, राइट। बने कितने मेरे पास कॉम्बिनेशन, टोटल 7, जिनमें से 2 टीज जो है वो अपने एक साथ, सॉरी 2 टीज जो है ना वो रिपीट हो रहे हैं, उसको भी देखना है। तो इनके अगर मैं अरेंजमेंट करूं तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल हो गए, क्योंकि इसको तो पूरे को एक ही नंबर मानना है जिसमें सारे वॉवल्स हैं। अब जो वॉवल्स है वो आपस में तो इंटरचेंज हो सकते हैं ना, भले ही उनके बीच में कॉन्सोनेंट नहीं आ रहे, लेकिन वो आपस में तो इंटरचेंज हो सकते हैं। तो 6 थे, तो उनका अरेंजमेंट कितने तरीके से, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल वेज में हो गया। तो दिस इज टोटल पॉसिबल वर्ड। ठीक है, हाँ जी बच्चों समझ में आया? अरे भाई बोलो, इतनी बात क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड। आता हूं इसके फोर्थ पार्ट पे, मतलब मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर सारी बातें कवर कर दी, जैसे एनसीईआरटी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं या मेंस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इस टाइप के प्रॉब्लम के ऊपर। ठीक है, अगला पार्ट है फोर्थ पार्ट, इसमें बोलता है नो वॉवल इज बिटवीन 2 कॉन्सोनेंट, नो वॉवल इज बिटवीन 2 कॉन्सोनेंट्स। यस, जल्दी बताओ। हाँ जी बेटा, ये भी बिल्कुल सेम ना, इससे पहले वाले की तरह। यस सर, इसमें 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा वेरी मेरे गुड, हिसाब से। वेरी गुड, बस यही तो काम है बेटा। बोल रहा है कि नो वोवल इज बिटवीन 2 कॉन्सोनेंट, इस बात का मतलब ही ये हो गया कि भाई कॉन्सोनेंट एक साथ आ रहे हैं, है ना। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्सोनेंट्स कम्स टुगेदर, कम्स टुगेदर। तो कितने वे में अरेंजमेंट होंगे, देखो आपके पास टोटल थे 12, अब उसमें कॉन्सोनेंट 6 थे वो एक साथ आ रहे हैं, वॉवल की कलेक्शन को, सॉरी कॉन्सोनेंट की कलेक्शन को एक मान लिया नंबर, और रिमेनिंग को हम साथ में अरेंज करते हुए चल रहे हैं। देखो कितने बेस में हो गया, अब चाहो तो लिख लो आई आई ई ई ई ए, और दूसरा आ गया टी टी एन डी आर एम। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स एक साथ, ये तो रहेंगे एक साथ, तो इसको पूरे को एक नंबर, और ये सबको एज्यूम करते चलो 2 3 4 5 6 एंड दिस इज 7। तो टोटल कितने अरेंजमेंट, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि टी रिपीट कर रहा था। अब जो, सॉरी ये तो बाद की बात है, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि आपके पास 2 आई रिपीट कर रहे हैं और 3 ई रिपीट कर रहे हैं बेटा। अब उसके बाद आ जाओ इनटू, जो आपके पास कॉन्सोनेंट है वो साथ में तो रहेंगे, लेकिन अपना ऑर्डर तो चेंज कर सकते हैं ना, तो उनको कितने तरीके से चेंज करोगे, 6 फैक्टोरियल अपॉन
2 फैक्टोरियल, बस ये काम हो गया। आया समझ में? जैसे जस्ट लाइक एज प्रीवियस क्वेश्चन, इसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं था। हाँ जी बच्चों, समझ में आ रही है बातें? बताओ यार। यस सर। वेरी गुड। अब आ जाओ बेटा अगले क्वेश्चन पे, इसी पार्ट, 5th पार्ट पे, इसी क्वेश्चन के 5th पार्ट में मैं बोल रहा हूं, आप ये ले लीजिए, द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवल्स, द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवल्स and consonants does not change, and consonants does not change। मतलब जो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स के रिलेटिव ऑर्डर्स है ना, वो चेंज नहीं होने चाहिए, बस ये कहा। बट ये स्टेटमेंट बड़ा अच्छा है, चेंज नहीं होनी चाहिए, इस बात का मतलब क्या? सही से करो और सोचो। ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे बस। वो आपस में बदल सकते हैं अपनी पोजीशन को, बस ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे। मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने नंबर लिखा इंटरमीडिएट, ये था, ठीक है बेटा। अब इसमें जो पोजीशंस मेरे पास आ रही हैं, अगर मैं वॉवल्स की पोजीशन को देखूं तो कुछ ऐसे आ रही है कि फर्स्ट पोजीशन पे वॉवल है, फिर उसके बाद सर वो ME होगा। हाँ 4th पोजीशन पे वॉवल है, और फिर उसके बाद आ गया आपका 5th 6th 7th पोजीशन पे वॉवल है, फिर 8th 9th पोजीशन पे वॉवल है, 10th पे वॉवल है, और 12th पोजीशन पे वॉवल है। ठीक है, ये तो वॉवल्स की पोजीशन आ गई। और जो, एक कलर चेंज कर देता हूँ, 2nd 3rd 5th 6th 8th और 11th पोजीशन पे क्या आ रहा है? अपने कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं। इनकी पोजीशन फिक्स रखेंगे, बस पोजीशन, मतलब इन पोजीशन पे वॉवल आने तो वॉवल ही आने हैं, बट वॉवल आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। मतलब जैसे ये वाला आई था ना, वो ई की जगह चला जाएगा या ई आई की जगह जाए, ये चीज पॉसिबल है, ये कहने का मतलब है इस क्वेश्चन में। क्या आया? किसी का आंसर आया? आ जाना चाहिए बेटा अब तक तो। 6 वॉवल थे, उनके अरेंजमेंट कितने तरीके से? 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। और 6 कॉन्सोनेंट ही थे, उनके अरेंजमेंट कितने तरीके से? 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, बस खत्म। भाई टी और टी का तो आपस में कोई अरेंजमेंट नहीं होगा, लेकिन इनकी पोजीशन फिक्स रखते हुए चलेंगे। 2 3 5 6 और 8 और 11 पोजीशन पे आपके कॉन्सोनेंट ही रहेंगे, बस इस बात को ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं। हाँ जी बच्चों, बात समझ में आई? हाँ या ना बताओ। क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्लियर हुआ? अरे भाई बोलो, बताओ। यस सर, अभी हाँ हमने एक और क्वेश्चन किया था, ये वॉवल जो ऑल्टरनेट फैशन में है, हाँ हाँ। उसमें भी सेम वैल्यू आ रही थी, तो हम्म, इसमें और उसकी दोनों की वर्ड्स में डिफरेंस क्या है फिर? बेटा नंबर ऑफ वेज तो सेम आ ही सकते हैं ना कहीं पे, है ना? किसी के अरेंजमेंट के नंबर ऑफ वेज तो सेम आ ही सकते हैं। लैंग्वेज में तो बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें। वहां क्या था? ऑल्टरनेट थे, और यहाँ पे क्या है कि ये रिलेटिव ऑर्डर में रहेंगे। आंसर दोनों से सेम ही आ रहा है, समझ में आई बात? बट वर्ड्स दोनों यस सर। जगह अलग अलग बन रहे हैं। अब अपन चलते हैं 6th वाले पार्ट पे। 6th पार्ट भी अच्छा है इसका, ये मैं बताता हूं तुम्हें। मतलब ऐसे भी लैंग्वेज घुमाई जा सकती है। द ऑर्डर ऑफ वॉवल डज नॉट चेंज, द ऑर्डर ऑफ वॉवल डज नॉट चेंज। यस बेटा, क्या सोच पा रहे हो तुम? बताओ। सर मेरे हिसाब से सेम आंसर आना चाहिए इसका। नहीं नहीं नहीं, सेम तो नहीं आएगा। पक्का सेम आएगा? सर अगर वॉवल्स चेंज नहीं कर रहे हैं तो फिर वो कॉन्सोनेंट्स कैसे चेंज कर सकते हैं अपनी प्लेसेस? उसकी प्लेस तो प्लेसेस, ले ही नहीं सकते वो। अरे बेटा वो प्लेसेस, मतलब वो। प्लेसेस की बात नहीं की, यस ऑर्डर की बात की है। ऑर्डर की बात की कि किसके बाद क्या आ रहा है, किसके बाद क्या आ रहा है, इसकी बात कर रहे हैं बेटा।
मतलब वॉवल्स ना अपने ऑर्डर को चेंज नहीं कर पा रहा है, इस बात को सोचो। हम्म। और तुम्हें अगर ऑर्डर में कंफ्यूजन होता है, जैसे मैं एक छोटा सा वर्ड लेता हूं, जैसे मेरे पास एक वर्ड है लेट, ठीक है। अब इस लेट वर्ड में ए और ई का जो ऑर्डर है वो बदल नहीं रहा। अभी मैं अगर ऐसे भी लिख दूं ALTE, ये भी तब भी ऑर्डर सेम है। मैं ऐसे लिख दूं AELT, तब भी सेम है। बात समझ में आ रही है? हाँ जी बच्चों बताओ। या मैं लिख दूं TLAE, तो भी सेम है। मतलब ऐसे जितने पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं, इन सब में ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम होने का मतलब कि पहले ए आ रहा है फिर बाद में ई आ रहा है, ये कहने का मतलब है बेटा। ई ए नहीं हो सकता। ई ए नहीं हो सकता। क्षितिज अब समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। हाँ भाई बताओ, अभिनव, आयुष, अभिषेक, क्या क्या चीजें आ रही है बेटा दिमाग में? क्या लगता है क्या करना चाहिए? ये स्टेटमेंट तो शायद समझ में आया होगा कि जैसे मैंने लेट को देख के बताया, उस तरीके से कैसे सोच सकते हैं। थोड़ा आइडिया लो यार, क्या करें। भाई जब वॉवल्स के ऑर्डर चेंज नहीं हो सकते, वो तो एक तरीके से आइडेंटिकल ही हो गए ना। उनको बदल तो सकते नहीं सकते, उनके अरेंजमेंट कर नहीं सकते बेटा अपन। हाँ जी बच्चों, बात समझ में आ रही है? तो कैसे हो गए? एक तरीके से आइडेंटिकल हो गए, हुए कि नहीं हुए? एक ही जैसे तो हो गए हमारे लिए। तो सर इसमें सिर्फ कॉन्सोनेंट्स के अरेंजमेंट करेंगे? बिल्कुल, वॉवल्स तो सारे आइडेंटिकल हो गए, मतलब एक जैसे हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहीं पे भी घूम सकते हैं। जैसे तुमने यहाँ पे ए लिखा तो ए यहाँ पे आ रहा है, ए और ई की प्लेसेस यहाँ बन रही है, ए और ई की प्लेसेस यहाँ बन रही है, और ए और ई की प्लेसेस यहाँ बन रही है, बस ई और ए नहीं बन पा रहा कभी भी। तो ये आइडेंटिकल ही तो है। अगर मैं लेट के टोटल लेट में अगर सपोज ए और ई को आइडेंटिकल मान लो, तो मेरे पास कितने कॉम्बिनेशन, कितने अरेंजमेंट बनेंगे? तो आप बोलोगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल बनेंगे। कितना आ गया बेटा? 24 अपॉन 2, मतलब 12 कॉम्बिनेशन बन गए। अब तुम ये 12 कॉम्बिनेशन बना सकते हो, यहाँ पे देख लो सर्च करके, है ना। सिर्फ ए और ई की पोजीशन बिल्कुल फिक्स करते हो, मतलब ए और ई को आइडेंटिकल मानते हुए। तो अब आगे से इस बात को ध्यान में रखोगे कि कभी भी मैं अगर सपोज वॉवल्स के ऑर्डर को चेंज नहीं करता, तो क्या बोलूंगा? दिस इज इक्वल टू द टोटल पॉसिबल वर्ड्स, टोटल पॉसिबल वर्ड्स, ठीक है, या टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट of 12 letters with 6 vowels taken as identical, right? And this value is nothing, this is 6 factorial, sorry, 12 factorial upon 6 factorial into 2 factorial. This is your answer. हाँ जी बच्चों, बात समझ में आ रही है? हाँ या ना बताओ। 6 वॉवल्स को मैंने एक जैसा मान लिया। हाँ जी बेटा, बात समझ में आई मेरी कि नहीं? अरे भाई बताओ। यस सर। ठीक है। यस सर। यस और सर। जब मैंने 6 वॉवल्स को एक जैसा मान लिया, आइडेंटिकल मान लिया, तो बेटा 6 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा मुझे। और वो मल्टीप्लाई में 2 फैक्टोरियल जो डिवीजन में आ रहा है ना, वो किस लिए आ रहा है? 2 टीज के कारण। 2 टी तो थे ना इंटरमीडिएट के अंदर जो रिपीट हो रहे थे। ठीक है भाई, और लोग बताओ यार, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। वेरी गुड। पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हो और तुम लोग, बह जाते हो शायद, लगता है भावनाओं में कभी कभी, है।
मजा आया क्वेश्चन में? सारे की सारी पॉसिबिलिटीज हो गई जितनी हम कर सकते थे अभी तक। अब मजेदार एक और क्वेश्चन घुमाने वाला। दिस इज ए डिक्शनरी इज प्रिंटेड। ये वो वाला नहीं है जो तुमने स्कूल में किया, थोड़ा सा अलग है उससे। ए डिक्शनरी is printed consisting of 7-letter words, consisting of 7-letter words, 7-letter words that can be made, that can be made with the letters of the word, with the letters of the word cricket. ठीक है? With the letters of the word cricket, right? If the word are printed, इसी के आगे है, if the word are printed in the alphabetic order, in the alphabetic order as in an ordinary dictionary, ये तो बेचारे ने सब कुछ ही दे दिया आपको। ठीक है, इन एन ऑर्डिनरी डिक्शनरी, देन फाइंड द रैंक और पोजीशन। ये किया होगा शायद तुमने स्कूल में क्वेश्चन ना? सर हाँ माइक में प्रॉब्लम हो रहा है सर, फिर से वॉइस बहुत ज्यादा अजीब सी आ रही है। यार अभी तो नहीं होनी चाहिए। अब ठीक है? नहीं सर, बहुत ज्यादा अजीब सी आ रही है। क्षितिज अब ठीक है? सर नहीं हो रही, ठीक है, एक बार मैं चेक करता हूँ अपने साइड से, मेरा तो हाँ। नहीं है प्रॉब्लम। देन फाइंड द रैंक और पोजीशन ऑफ वर्ड क्रिकेट। एक मिनट, क्रिकेट ही पूछा है कुछ और पूछा है? ये पूछ रहा है बेटा क्रिकेट नहीं, CRI, एक मिनट, CRI, हाँ क्रिकेट ही पूछा है इन डिक्शनरी। यस बेटा बताइए क्या होगा? और ये क्वेश्चन तो मेंस में भी कई बार पूछा जाता है कि रैंक बताओ, पोजीशन बताओ डिक्शनरी के अंदर। मतलब क्वेश्चन का मीनिंग समझ रहे हो कि वर्ड्स ऐसे प्रिंटेड हुए हैं जो कि अल्फाबेटिक ऑर्डर है, जैसे ऑर्डिनरी डिक्शनरी में होता है ना। जैसे हमें ढूंढना है, सपोज रिड्जी ढूंढना है, तो फिर आप क्या कर रहे हो? ए से शुरू कर रहे हो, आर तक पहुंच रहे हो, फिर उसके बाद अगले लेटर को देखा आपने आई है, फिर आई को ढूंढ रहे हो। इस तरीके से जैसे डिक्शनरी में सर्च करते हैं, बस वैसे ही सर्च कर रहे हैं। तो इसकी पोजीशन क्या आएगी बेटा, बताना, सोचिए। हाँ जी बच्चों, क्या लगता है भाई? जल्दी से सोच के बताओ यार कुछ।
जो तुम्हें आता है या जो तरीका पता है अभी तक का? कुछ ऐसे सोचना बेटा कि सबसे पहले तो अपने को देखना है डिक्शनरी में सी, सी तो ढूंढ ही लोगे, है ना? अब सी ढूंढने के बाद क्या हुआ कि सी के बाद जो अगली पोजीशन आनी है बेटा, अब सी अगर हमें ढूंढना हो तो किस तरीके से ढूंढ सकते हैं कि सबसे पहले तो क्या हुआ कि आपको डिक्शनरी में जैसे ये सारे नंबर्स लेटर लिखे हुए ना, इनको पहले तो अल्फाबेटिक ऑर्डर पे लिख लो। कैसे लिखोगे अल्फाबेटिक ऑर्डर पे? वही सर्च करना शुरू करो। सबसे पहले क्या आएगा? सी ही आएगा ना, ठीक है। फिर क्या आएगा? आर आएगा, नहीं सॉरी ई आएगा, E है ठीक है। पहले लिख लेते हैं इसे, सी फिर ई, अगला बोलना भाई क्या आ रहा है नेक्स्ट? ई I दो बार था, फिर आ गया आई, और फिर K के, और फिर क्या आ रहा है? R आर, और फिर आ रहा है टी। यही है ना, बस इतने ही तो है। T ठीक है। अब इसी ऑर्डर पे बेटा हम रखना शुरू करेंगे। तो सी के बाद सबसे पहले आपको अगला जो नंबर है, लेटर है, वो क्या है आपका? आर है। हमें उसके अरेंजमेंट देखने हैं। टोटल कितने लेटर का वर्ड है? 3 और 3 6 और 7 लेटर का वर्ड है बेटा, ठीक है। शुरुआत में ही बता चुका है, खैर वो तो सी तो मुझे डिक्शनरी में ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सबसे पहले सी आ गया। सर इसमें से अल्फाबेट की पोजीशन भी बतानी है कौन किस पे। चेक करते हैं बेटा वो। अब मुझे अगला क्या चाहिए सी के बाद में? सी तो सबसे पहले मिल गया ना, शुरुआत ही सी से हो रही है, तो हमने ढूंढा ही सी से, है ना बेटा? और सबसे पहला सी है, तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी अपने को। अब उसके बाद अपन आए आगे, नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा? सी आएगा। सी दो बार था बिकॉज, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख भी देता हूँ। सी दो बार था, एक सी अगर आपने यूज कर भी लिया ना, दूसरा सी आपको मिल ही रहा है, ठीक है। अब सी आ गया, सी के बाद फिर क्या आएगा? ई आ गया, फिर क्या आ गया? टी आ गया, और फिर क्या आ गया? नहीं, सी के बाद आया ई, और फिर उसके बाद आया आई, फिर आया के, और फिर उसके बाद आया आर, और मुझे आर चाहिए था, सी आर। क्रिकेट का मैं बेटा डिक्शनरी में देख रहा हूँ कौन सा पोजीशन होगा, ठीक है ना? तो सी के बाद आर मिल चुका है, लेकिन उससे पहले मुझे ये 4 नंबर से पास होना पड़ा, 4 डिजिट से, ये सॉरी डिजिट बोल रहा हूँ, सॉरी 4 लेटर से पास होके जाना पड़ा, सी ई आई के। बट इसके बाद के कुछ भी हो सकते हैं, ये 4 प्लेसेस जो है, जो बच्ची 5 प्लेसेस, इन 5 प्लेसेस में कुछ भी अरेंजमेंट हो सकता है, जो बचे हुए नंबर है उनका। बात समझ में आ रही बेटा मेरी, जो मैं बोल रहा हूँ? तो ये जो 5 मैंने क्रॉस किए ना, इन 5 प्लेसेस में कुछ भी अरेंजमेंट हो सकता है, जो बचे हुए नंबर्स, बचे हुए लेटर्स आपको मिल रहे हैं, उनका अरेंजमेंट। तो कितने वेज में ये अरेंजमेंट होगा? 4 है पहली बात, और 5 लेटर्स हैं, उनका 5 प्लेसेस में अरेंजमेंट करना, तो कितने वेज में हो गया? 4 into 5 फैक्टोरियल। मेरी बात समझ में आई? हाँ या ना बताओ? हाँ जी बच्चों, Yes, बोलना। sir. वेरी गुड, यस सर। वेरी गुड। अब बढ़ते हैं आगे। सी आर आई चाहिए, तो आई तक पहुंचने के लिए किस किस से गुजरना पड़ेगा यार? किस किस से पास होना पड़ेगा बेटा? पहला तो आ गया सी, अभी तक ये सी यूज नहीं हुआ मेरा, इस प्लेस की बात कर रहा हूं। और फिर आ गया ई, अब उसके बाद तो आई मिल ही जाएगा, तो मतलब सी आर आई बन चुका है। इन दो के लिए अगर मैं अरेंजमेंट देखूं, बच्चे कितने? 4 लेटर्स हैं, इनके अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल तरीके से हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो गया 2 into 4 फैक्टोरियल। वेरी गुड। आई ना बात सबको समझ में? इसके बाद आ गया सी आर आई मिल चुका है। अब आई के बाद क्या चाहिए? अगला सी चाहिए बेटा। सी तो मुझे सीधे ही मिल गया, कुछ भी नहीं करना पड़ा, है ना? तो सी आर आई सी मिल गया, सी को छोड़ दो। अब सी के बाद अगली वाली प्लेस देखो, क्योंकि सी डिक्शनरी में पहला लेटर है, उसे ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, एक ही तरीका है उसे ढूंढने का, राइट? तो सी आर आई सी कर लिया। अब इसके बाद चाहिए के, और जो यूज कर चुके हैं ना उनको हटाना, उनको यूज नहीं करना दोबारा से। तो फिर बताओ बेटा क्या यूज करूं यहाँ पे? इसके बाद में एक तो हो गया ई, और आई यूज कर चुका हूं, फिर आ गया डायरेक्टली के, तो ये फिर फॉर्म बन चुकी है सी आर आई सी के। बस जो ई आया ना, उसके बाद में कितनी पॉसिबिलिटीज बच रही है? 2 पॉसिबिलिटीज। उनके अरेंजमेंट कितने तरीके से हो गए? 2 फैक्टोरियल वेज में हो गए। तो ये 2 फैक्टोरियल वेज इसके अरेंजमेंट के हो गए, ठीक है। अब सी आर आई सी के, इसके बाद चाहिए ई। डिक्शनरी में सबसे पहले मुझे ई मिल चुका है, क्योंकि सीज तो मैं यूज कर चुका हूं, तो उनको ढूंढने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे सबसे पहले मुझे ई मिल गया। जैसे ई मिला लिख लिया यहाँ पे।
फिर उसके बाद क्या चाहिए बेटा, टी चाहिए। अब देखना सी भी यूज हो चुका है, ई भी हो चुका है, आई भी हो चुका है, के भी हो चुका है, आर भी हो चुका है, डायरेक्टली टी मिल चुका है। ठीक है, तो इसको अरेंज करने के लिए बचे कितने नंबर, 0 नंबर। तो उन 0 के अरेंजमेंट कितने तरीके से, 0 फैक्टोरियल तरीके से। तो कितने तरीका हुआ, एक ही तरीका हुआ। तो योर आंसर इज दिस, दैट इज 5 फैक्टोरियल इंटू 4। 5 फैक्टोरियल होता है 120, तो ये आ गया 480। एंड दिस इज 4 फैक्टोरियल 24 इंटू 2, ये आ गया 48। और ये आ गया 2 फैक्टोरियल मतलब 2, और ये आ गया 1, और इन सबका कर दिया आपने एडिशन। इतने पॉसिबल वेज हो सकते हैं, ये मतलब ये पोजीशन हो सकती है, रैंक हो सकती है नंबर की। कितना आया ये, 48 प्लस 2, ये हो गया 50 प्लस 1 51, और यहाँ ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, दिस इज 531। ठीक है, दीज आर टोटल नंबर ऑफ, या ये बोल सकते हो ये इस नंबर की रैंक होगी, इतनी पोजीशन पे लाई करेगा। सो दिस इज 531th पोजीशन ऑफ क्रिकेट। हाँ जी बेटा, बात समझ में आ रही है, बताइए। यस सर। वेरी गुड। अरे भाई और लोग भी बोलो, कुछ समझ में आ रहा है ना इधर तक, कोई परेशानी वाली Yes, बात sir. नहीं है यहाँ पे? गुड गुड गुड। एक और दे दूं फिर इस टाइप का, अगला लिखो, फाइंड द रैंक। ये अब तुम्हें जल्दी से सॉल्व करके बताना है। फाइंड द रैंक ऑफ जेनिथ। ये जेई का ही क्वेश्चन है बेटा, इन द इंग्लिश डिक्शनरी। जल्दी, हाँ जी बच्चों, फिर से ऑर्डर वाइज लिख लो। अब जेनिथ में ना सबको बेटा अल्फाबेटिकली पहले तो लिख लिया आपने, क्या क्या आया, ई, फिर आया एच, फिर आया आई, और फिर आया एन, फिर आया NTZ. टी आया, फिर आया जेड, ये आ गया। अब मुझे सबसे पहला चाहिए क्या, जेड। जेड से शुरू करना है बेटा। तो भाई साहब बस इस तरीके से बातों को समझना है। अब Z तक पहुंचने के लिए यार E से शुरू करना पड़ेगा। E आएगा, फिर H आएगा, फिर I आएगा, और फिर क्या आएगा, N आएगा, फिर T आएगा, और फिर जाके आपको क्या मिलेगा, Z मिलेगा। ये जो यहाँ पे कितने नंबर्स बचे मेरे पास, 5 बच गए ना। इन 5 के अरेंजमेंट मुझे करते रहने पड़ेंगे। मैं क्रॉस करके आपको दिखा रहा हूँ कि जो क्रॉस किए ना उनमें कुछ भी पोजीशन आ सकती है, कोई भी मतलब कोई भी लेटर आ सकता है। ठीक है, इस तरीके से। तो इनके अरेंजमेंट कितने वेज में हो गए, 5 प्लेसेस थी, और 5 बार आप अरेंज करें तो 5 इंटू 5 फैक्टोरियल। ये तो हो गया पहले वाला। ठीक है, अब अपन आए दूसरे पे, Z। Z के बाद चाहिए था E, वो तो भाई ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधे मिल गया। बट उसके बाद चाहिए N, लेकिन N तक पहुंचने के लिए पहले मुझे मिला H, फिर मुझे मिला I, और फिर मुझे मिला N। अब यहां बन गया ZEN। ठीक है, तो जो H और I के दो केसेस बने, जैसे यहाँ पे हमने देखा ना, इससे पहले ये दो केसेस बन रहे हैं, यहाँ पे दो केसेस ये बन गए इसके लिए, H और I के लिए। अब बचे कितने लेटर्स, 3, 1 2 3, इनके अरेंजमेंट हो गए कितने, 2 इंटू 3 फैक्टोरियल बेस में। ZEN मिल चुका है अपने को। ZEN मिलने के बाद अगला क्या चाहिए बेटा, वो चाहिए I। अब तुम जो जो यूज कर चुके ना उनको हटा ही दो। तो Z को यूज कर चुके हटा दो, और E को यूज कर चुके उसे हटा दो, और N को यूज कर चुके उसे हटा दो। तो I तक पहुंचने के लिए पहले मुझे मिल रहा है H, ठीक है, और फिर मुझे मिल रहा है I, राइट। तो H के लिए फिर दो केसेस ये बने, तो यहाँ कितने अरेंजमेंट, 2 फैक्टोरियल अरेंजमेंट।
और ZENI बन चुका है। अब उसके बाद चाहिए T। T चाहिए तो T के लिए बेटा पहले तो मुझे क्रॉस करना पड़ेगा किसे, H को, और फिर उसके बाद मुझे क्या मिलेगा, T मिलेगा, राइट। अब H के लिए सिर्फ एक पोजीशन बच रही तो उसको अरेंज करने के कितने तरीके, 1 फैक्टोरियल तरीके। अब मुझे मिल गया लास्ट में ZENI T, और उसके बाद क्या मिल गया बेटा, राइट। ऐसे सोचते चलना है बेटा, देखो जो मैं यहाँ पे ये एरो बनाते चल रहा हूँ। IT, T तक तो मिल ही चुका है, अब बचा ही एक लेटर है ना, ये भी यूज हो चुका है, ये भी यूज हो चुका है, बचा ही एक है H, उसको अरेंज करने के 0 फैक्टोरियल तरीके, तो मिल गया जेनिथ, राइट। कितने वेज हो गए, पहला तो हो गया 5 फैक्टोरियल होता है 120, 120 इंटू 5 तो 600 वेज, तो ये हो गए, ये आ गया 6 इंटू 2 12, और ये आ गया 2, ये आ गया 1, और ये आ गया 1, राइट बेटा, ठीक है। तो कितने वेज हो गए, रैंक क्या होगी अपनी टोटल, दिस इज 616, तो दिस इज 616th पोजीशन, मतलब ये रैंक होगी। आई बात सबको समझ में, हाँ या ना बताना भाई। हाँ जी बच्चों बोलो, कोई परेशानी वाली बात यस यहाँ सर। तक, वेरी गुड, नो सर। गुड। अब आता है अगला Yes. क्वेश्चन, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से अरेंजमेंट का है, बट सही से चलना आप लोग। कभी कभी बहुत आसान लगते हैं क्वेश्चन और लेकिन हम गलती कर जाते हैं, मतलब वो उतने आसान होते नहीं है, प्रॉपर सोचना पड़ता है अपने को। बोलता है इन पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज a valid variable name, a valid variable name can consist of a sequence, can consist of a sequence, a sequence of 1 to 6, of 1 to 6 alpha न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, मतलब अल्फाबेट भी है और न्यूमेरिक भी है, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। ये 1 to 6 ना ऐसे लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, 1 to 6, कहीं वो ना सोचो कि भाई दिस इज अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, राइट। क्या क्या है बेटा, ABC, ऐसे जो जो आते हैं ना आपके पास अल्फाबेटिकल वे में, यहां से Z तक, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया आपके पास 0 1 2 एंड सो ऑन 9, इस तरीके से, बिगिनिंग विद अ लेटर, with a letter, ठीक है। और उसके बाद बोलता है बेटा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वेरिएबल नेम्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वेरिएबल नेम। जल्दी सोचो और बताओ, है अच्छा क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, क्या लगता है,
हाँ जी बेटा बताओ यार, क्या लग रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 1 to 6 बोला है, मतलब जो सीक्वेंस बनेगी ना वो 1 की बन सकती है, 2 की बन सकती है, 3 की बन सकती है, एंड सो 6 की बन सकती है। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर मतलब जिसमें अल्फाबेट भी आ सकते हैं और न्यूमेरिक भी आ सकते हैं, डिजिट्स 0 से लेकर 9 तक के। ठीक है, अब तुम अगर इनको काउंट करके देखते हो तो ये तो अपने पास आ रहे हैं कितने, 26, और ये अपने पास आ रहे हैं कितने, 10। ठीक है, बिगिनिंग विद द लेटर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वेरिएबल नेम्स। अब सोचो, जल्दी बताओ, टोटल तो हो गए कितने, 36। भैया कुछ हुआ बताओ, ये तो पॉसिबिलिटी बनी, क्यों परेशान हो रहे हो कि मेरे पास जो वेरिएबल बना ना, वो एक वेरिएबल तो ये बना जिसमें सिर्फ एक ही है, और दूसरा क्या बन गया जिसमें 2 कैरेक्टर्स यूज हो रहे हैं, तीसरा क्या हो गया जिसमें 3 कैरेक्टर्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, चौथा क्या हो गया जिसमें 4 कैरेक्टर यूज हो रहे हैं, मैं तो अब बना ही दे रहा हूं तुम्हारे सामने, और फिर 5 कैरेक्टर यूज हो रहे हैं। ये स्टेटमेंट है इसका। और लास्ट वाला क्या पॉसिबिलिटी जिसमें 6 कैरेक्टर यूज हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं, स्टार्ट जो करना है वो करना है किसी लेटर से, तो यहाँ पे 26 पॉसिबिलिटी है, बस इतनी पॉसिबल केसेस बने। इसमें 26 पॉसिबिलिटी मिली, लेकिन अगले वाले में क्या हो जाएगा, 36 पॉसिबिलिटी हो जाएंगी। रिपीटेशन अलाउ है या नहीं है, कुछ भी नहीं बोला, इसका मतलब आपको क्या मान के चलना, रिपीटेशन अलाउ नहीं, रिपीटेशन अलाउ है। समझ में आ रहा है ना, उसी के अंदर वो सारे केसेस भी आ जाएंगे जिसमें रिपीटेशन नहीं होगा। अब अगला आ गया फिर 26 इंटू 36 इंटू 36। नेक्स्ट में फिर क्या मिल गया, 26 इंटू 36 इंटू 36 इंटू 36। आई बात समझ में? फिर यहाँ 26 36 36 36 और 36, ये पॉसिबिलिटीज। सेम सिचुएशन यहाँ 26 36 36 36 और 36, कंटिन्यू करते चले जाओ। तो कितने वर्ड्स बन गए बेटा टोटल वेरिएबल नेम्स, ये आगे टोटल वेरिएबल नेम्स। बेटा यहां तक समझ में आया सबको जो मैंने किया अभी तक, बताना। हाँ जी बच्चों, यस सर। वेरी गुड। 26 इंटू 36 प्लस 26 इंटू 36 स्क्वायर प्लस, सर ये 36 ऑल पॉसिबिलिटीज है ना? हाँ 36 ऑल पॉसिबिलिटीज बेटा। 10 जिसमें क्या है जो आपके पास पॉसिबल न्यूमेरिक्स हैं, और 26 क्या हो गए, लेटर्स हो गए। अरेंज रीअरेंज सब आ जाएंगे इसमें। सब आ जाएंगे, क्योंकि ये नहीं बोला ना, बस उसने बोला स्टार्ट करो अल्फाबेट से, उसके बाद की बात नहीं की उसने कि एंड किससे यस करना है सर। या बीच के नंबर कैसे आने, हो सकता है सारे के सारे अल्फाबेट हो। ठीक है ना, बट स्टार्ट किससे करना है, अल्फाबेट से, इसलिए मैंने वहां पे 26 लिखा है। अब तुम अगर इसे गौर से देख पा रहे हो तो ये जीपी बन रही है 36 का क्यूब प्लस 26 इंटू 36 टू दी पावर 4 प्लस 26 इंटू 36 टू दी पावर 5। दीज आर द केसेस। तो 26 कॉमन आ गया, और ये ऐसे ही कर लो, ए इंटू आर, 36 कॉमन रेशियो 36 है, इट्स पावर कितनी टर्म से, 6 है, दिस माइनस 1 एंड दैट डिवाइडेड बाय 36 माइनस 1। अब ये सिंप्लीफाई करते रहिएगा, दिस इज योर आंसर। करने की जरूरत नहीं है वैसे, वो आंसर इसी फॉर्म में देगा, अदरवाइज बहुत बड़ा जाएगा ना सिंप्लीफाई करते। तो जो आंसर मेरे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, 26 अपॉन 35 दिस इंटू 36 टू दी पावर 6 दिस माइनस 1, दिस इज अवर आंसर, राइट। तो एक प्रॉब्लम तो ये हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी, देखो। इसमें बोल क्या रहा है बेटा, हाउ मेनी नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ 5 डिजिट्स
can be made with at least one repeated digit. Can be made with at least one repeated digits. जल्दी से सोच के बेटा। हाँ जी बच्चों बोलो। तो बहुत सिंपल सा काम है। सर इसमें सारे इंक्लूड होंगे ना? कुछ 1 2 3 4 हाँ बेटा एटलीस्ट है। हाँ नहीं एटलीस्ट वन रिपीटेड डिजिट मतलब कम से कम एक डिजिट तो रिपीट करनी चाहिए, ये बोलना चाह रहा है। मतलब तुम्हें जब भी इस टाइप की बातें बोलते ना एटलीस्ट वन डिजिट रिपीटेड तो क्या बोलोगे? टोटल माइनस नो डिजिट रिपीटेड। बस ये काम करो कि पूरे में से कोई डिजिट रिपीट ही ना करे। तो जल्दी मैंने कहा द टोटल पॉसिबल नंबर्स माइनस नो टोटल पॉसिबल। सर 5 रेज टू पावर 5 माइनस 5 फैक्टोरियल। यार फिर गलत कर रहे हो। हाउ मेनी नंबर ऑफ 5 डिजिट्स कैन बी मेड विद एटलीस्ट वन डिजिट वन रिपीटेड डिजिट। डिजिट कितनी होती है? 10 होती है ना, वो 0 से लेके 10 की लो, 0 से लेके 9 की, ये टोटल डिजिट्स होती है। तुम सही चल रहे हो, थोड़ा सा गलती कर रहे हो। ये टोटल 10 पॉसिबल डिजिट्स है मेरे पास, इनके थ्रू 5 डिजिट के नंबर बनाने हैं जिन नंबर में कम से कम एक रिपीटेड डिजिट हो। बात समझ में आई अब? हाँ जी बेटा क्षितिज। यस सर। हाँ सर इसमें अब 9 का 9 रेज टू पावर 5 हो जाएगा माइनस 9 टोटल 10 है। 9 पी। यस सर। अब थोड़ा देखो मैं बताता हूं चलो। नो और इसमें से टोटल में से क्या बोला? नो रिपीटेड, नो डिजिट इज रिपीटेड, या ये बोल सकते टोटल पॉसिबल नंबर्स माइनस नंबर्स विद अनरिपीटेड डिजिट। ऐसे लिख लो ज्यादा अच्छा है। नंबर्स विद अनरिपीटेड डिजिट्स, राइट। तो टोटल पॉसिबल नंबर्स कितने बनेंगे? 5 पॉसिबल डिजिट्स है अपने पास। तो फर्स्ट प्लेस पे 9 पॉसिबिलिटी है क्योंकि 0 नहीं आ सकता, यस सर। और नेक्स्ट प्लेस पे So 10। 9 so 10 रेज टू पावर 4। हाँ, और 9 रिमेनिंग इंटू प्लेसेस 10 पे रेज टू 0 आ पावर 4। सकता है बेटा। yes so the 90,000 हाँ गुड। तो ये आ गया 9 इंटू 10 टू द पावर 4 है ना। और माइनस नंबर विद अनरिपीटेड डिजिट्स, कैसे लिखें इसे? ये लिख लो ऐसे 9p5 माइनस सॉरी 10p5 माइनस 9p4। तुम्हें समझ में आया मैंने क्यों किया ऐसा? बताओ बेटा। 10 जो पॉसिबिलिटीज थी ना डिजिट की 0 से लेकर 9 तक की, उनको 5 प्लेसेस पे अरेंज करना है। कितने तरीके से करूंगा? 10p5 वेज से करूंगा अरेंज, ठीक है। उसमें से मैंने वो हटा दिए नंबर जिनमें फर्स्ट प्लेस पे 0 आ जाए। अगर फर्स्ट प्लेस पे 0 आ जाए तो बचे 9 नंबर्स, और रिमेनिंग 4 प्लेसेस पे अरेंज करने कितने तरीके हुए? 9p4, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर तुम्हारे दिमाग में ये चीज डायरेक्टली नहीं आती तो तुम ऐसे रख के देख सकते हो जो छोटी क्लासेस में कर रहे थे, बट मैं बोलूंगा इससे उठो। छोटी क्लासेस कहने का मतलब स्कूल में जो कर रहे थे सीबीएसई में, उससे उठना पड़ेगा थोड़ा सा। मैंने बोला फर्स्ट प्लेस पे 0 आ गया, तो रिमेनिंग जो प्लेसेस बच रही हैं अपने पास, मतलब यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। तो अब इन प्लेसेस के लिए मेरे पास बचे 9 ऑप्शन। अब उनके लिए अरेंजमेंट करूं तो यहाँ 0 आने पे यहाँ पे 9 पॉसिबल वेज, फिर 9 पॉसिबल वेज, फिर 8, फिर 7, फिर 6। तो ये वही चीज तो आ रही है 9 इंटू 9 8, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। यही चीज है बेटा जो मैंने लिखी 10p5 माइनस 9p4। बात एक ही है, तुम ऐसे भी लिख सकते हो। समझ में आई बात? बताना हाँ या ना बेटा, ठीक है रे भाई यस बोलो। सर।
हाँ, क्योंकि कभी कभी ना ऑप्शन इस तरीके से भी दे सकता है, तो परमुटेशन की फॉर्म में ऑप्शन दे दिया, फिर तुम अगर ऐसे निकाल रहे हो और तुम्हें ये चीज आती नहीं सही से, प्रॉपर हाथ इसमें क्लियर नहीं है, तो फिर आंसर गलत हो जाएगा, तुम निकाल ही नहीं पाओगे, तुम्हें हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा कौन बना पा रहा है उस फॉर्मेट में आंसर को, तो इतना कैलकुलेट कौन करेगा, टाइम ही नहीं होता इतना। तो ये था एक क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट पे, अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं, इसके बाद छोड़ता हूं, डरो मत तुम लोग, कल तो 3RC क्लास से पता चला होगा ना? यस सर। हाँ, कल दोनों की 3RC क्लास है, फिजिक्स की भी और फिर मैथ की भी। केमिस्ट्री की जो क्लासेस दो मिस हुई है वो अगले वीक में, वीकडेज में करवाएंगे, ठीक है, मैं बता दूंगा बेटा उसका स्केड्यूल। तो अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स lying between 20,000 and 60,000? ठीक है, कितने नेचुरल नंबर्स होंगे जो कि 20,000 और 60,000 के बीच में लाई करेंगे, राइट? इसमें और ये साथ में बोल रहा है द सम ऑफ डिजिट्स बीइंग इवन, ये अच्छी रेस्ट्रिक्शन दे दी, द सम ऑफ डिजिट्स बीइंग इवन। यस बेटा बताओ। मैं तो तुमसे बोलूंगा बहुत आसान तरीका होता है, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, हो जाएगा। क्या लगता है तुम्हें, कैसे अप्रोच करें? $20,000 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर है और 60,000 से स्ट्रिक्टली लेस है, तो ऐसे सोचते हुए चलना। हाँ जी बेटा बताओ। मतलब मैंने नंबर सपोज ऐसा ले लिया, 20,000 से ग्रेटर है, कौन सा नंबर ले लिया, ABCDE ऐसे ले लिया, और लेस है किससे, 60,000 से, ठीक है। अब जो मेरे पास इस नंबर की डिजिट्स है उनको मैं कैसे प्लेस कर पा रहा हूं, देखो 5 डिजिट का था, ABCD और E, तो जो फर्स्ट प्लेस है 20,000 से बड़ा है नंबर, तो मैं यहाँ पे क्या क्या रख सकता हूँ वैल्यूज, देखो। हाँ जी बेटा बताओ, क्या क्या वैल्यूज रख सकता हूँ? अरे फर्स्ट प्लेस पे क्या क्या वैल्यू रख सकता हूँ, जल्दी सोचो और बताओ। 4 5, तो 3 4 5। 2 3 4 5, 2 भी रखने में कोई परेशानी थोड़ी यस सर, है ना? 2 3 4 5, क्योंकि 2 से लेके 6 तक चलना है बस इसे, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ गई, 2 आ गया और 3 आ गया और 4 आ गया और 5 आ गया, बस ये पॉसिबिलिटी हो गई। बी वाली प्लेस के लिए 0 से लेके 9 कुछ भी रख लो चलेगा, सी वाली प्लेस के लिए भी 0 से लेके 9 कुछ भी रख लो चलेगा, डी वाली प्लेस के लिए भी 0 से लेके 9 कुछ भी रख लो चलेगा। तुम बोलोगे सर आप कर क्या रहे हो, इसमें तो बोला सम ऑफ डिजिट इज इवन, मैंने बोला भाई अभी भी सोचा जा सकता, लास्ट में। लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में सोचेंगे,
सोच कैसे रहे कि इसमें ई वाली प्लेस के लिए मुझे दो प्रॉपर केसेस मिल गए। एक केस तो मिल गया कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो है ना अपने पास वो कैसा आ जाए, इवन आ जाए, राइट। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या आ गई कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो है अपने पास वो ऑड आ जाए, राइट। अगर इनका सम देखो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये चार नंबर्स का, चार डिजिट्स का जो सम मैं कर रहा हूं वो बेटा या तो इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है, दो ही पॉसिबिलिटी तो हो सकती है। जब ये इवन होगा उस केस में e के पास क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज आनी चाहिए जिससे टोटल सम कैसा आए, इवन आए। तो बोलोगे 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है, बस ये 5 पॉसिबिलिटी। और अगर ये सम ऑड आता है तो e के पास क्या 5 पॉसिबिलिटी, 1 3 5 7 9, बस ये 5 पॉसिबिलिटी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब आप अगर a प्लस बी प्लस Yes, सी sir. प्लस डी करोगे ना प्लस e करोगे तो आपको हमेशा इवन मिलने वाला है, ये चीज सोचनी थी। तो पहली प्लेस के पास 4 ऑप्शन, दूसरी प्लेस के पास 10 ऑप्शन, थर्ड प्लेस के पास 10 ऑप्शन, फिर नेक्स्ट के पास 10 ऑप्शन और लास्ट के पास में 5 ऑप्शन। 5 ये मिला बेटा, मिला ना? कितना आसान सा काम हुआ। चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, दोनों केसेस में कितने 5 ही ऑप्शन होंगे, बस सारी पॉसिबिलिटीज आ चुकी है। तो कितने पॉसिबल नंबर्स मिले टोटल नेचुरल नंबर? दिस इज इक्वल टू, यस, 4 into 10 into 10 into 10 this into 5, बट इसमें 20,000 भी आ सकता है। और अगर 20,000 आएगा ना तो लेना ही नहीं है, उससे ग्रेटर लेना है, तो इसमें से उसे माइनस कर दो। तो ये कितना आ गया बेटा मेरे पास? ये आ गया 20,000 दिस माइनस 1, मतलब 19,999। दिस इज योर आंसर। आई बात सबको समझ में? बताना बेटा हाँ या ना। Yes, sir. Yes, वेरी sir. गुड, वेरी गुड। तो बेटा आज के लिए इतना काफी है, इसके बाद करते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मैंने आज आपको बहुत सारे बेसिक्स बता दिए पीएनसी के, अभी सर्कुलर परमुटेशंस हैं उसके ऊपर काम करना है, ठीक है। मतलब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की वैरायटीज बची हुई हैं, तो उनको करते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए, ओके, बाय बेटा, Thank Thank you. you, sir. Thank you, sir. Good वेलकम, night, sir. गुड नाइट बेटा, Thank you, sir. वेलकम बेटा, गुड नाइट।